हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ इस क्लासेस में, क्योंकि आज की जो क्लास लग रही है ये क्लास 10th की जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में करा रही थी उसकी आखिरी क्लास है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भाई हमारे दो बुक्स हैं, ठीक है, दो बुक्स हैं, उन्हीं में से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी जो पूर्व पुस्तिका चल रही थी कृतिका भाग 2, उसका आज तृतीय और अंतिम अध्याय का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो इसके साथ ही हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड को जो क्वेश्चन चल रहे थे उनकी जर्नी पे थोड़ा सा पॉज लगेगा। पॉज क्यों लगेगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो आपके और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त, क्योंकि भाई साथ साथ मुझे अपने कोर्स बी के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना है। तो अब मैं पहले उनके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, फिर मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा वेट, और फिर उसके बाद मैं आगे की आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी। तो आज जो हम कर रहे हैं ये हमारा अंतिम अध्याय है हमारी बुक कृतिका भाग 2 का। अध्याय अपने आप में बड़ा अच्छा है। मैं क्यों लिखता हूँ? अक्सर हम बहुत सारे काम करते हैं, तो जब काम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं कि भाई आखिर हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं। कभी तो हम कर जाते हैं और कभी हम करते हैं। अब जैसे कोई भी लेखक है या कवि है, वो लिखते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे जो लेखक है अज्ञेय जी, इन्होंने सोचा कि भाई आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, सबसे बड़ा परेश सवाल ये है। तो अब उन्होंने मैं क्यों लिखता हूं से पहले सभी क्यों लिखते हैं इसका भी जवाब हमें दिया, वो क्यों लिख रहे हैं ये भी उन्होंने जवाब दिया। तो इस तरीके से उन्होंने कई सवालों को ढूंढा जिसमें उन्होंने इसके रीजंस भी हमको बताए। तो एक तरीके से चैप्टर हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है ना, उसमें लेखक ने जवाब भी दिया। चाहे आंतरिक विवशता हो, चाहे बाहरी दबाव हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको बयां करने के लिए लेखक या कवियों को लिखना पड़ता है। और इसको पूरा उदाहरण के साथ बताया इन्होंने। ये जो क्या कहते हैं आपके हिरोशिमा पर जो बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बताई। चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो अभी तक इस चैप्टर को हम कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, डीपीपी सॉल्यूशन किए, और अब हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बुक से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं कराया था, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि इसमें अब नहीं आना था एमसीक्यूज, तो हमें कराने की ज़रूरत क्या है, तो मैंने नहीं कराया। अब इनसे जो आएंगे आपके प्रश्न वो रहेंगे वर्णात्मक प्रश्न, और वो सभी दीर्घोत्तरीय ही रहेंगे, क्योंकि उनके आंसर आपको 50 to 60 वर्ड्स के अंदर लिखने होंगे, 50 से 60 शब्दों के अंदर आपको लिखने। तो चलिए कर लेते हैं इन 50 से 60 शब्दों को। तो यहाँ आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी वर्णात्मक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से पूछे गए क्वेश्चंस तो मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं, साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए। तो टोटल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय हैं, यानी कि 50 से 60 शब्दों के बीच अगर उसका उत्तर देना है तो प्रिपरेशन हमेशा 70 to 75 वर्ड्स के अंदर करिए, ठीक है, ताकि लिखते समय अगर कुछ चीज़ें हमसे भूल भी जाती हैं तो भी हम विद इन वर्ड्स आ जाएं, और अगर हम नहीं भी भूलते हैं तो उनको छोटा कर लेना आपके हाथ में है कि नहीं। वो तो शब्दों का खेल है, आप उन्हें छोटा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमारे क्या आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दीर्घोत्तरीय। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? अब पहले क्वेश्चन समझ लो क्या दिया है। लेखक के अनुसार, यानी कि हमारे जो लेखक हैं उन्होंने कहा प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि हम जो चीजें सामने देख रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, अनुभव जो फील कर रहे हैं, की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। हम जो चीज सामने देख रहे हैं वो चीज अलग है, और जो हम महसूस कर रहे हैं वो चीजें अलग होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या हुआ कि जब हमारे लेखक कहाँ गए थे, हिरोशिमा गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं, जब परमाणु बम के असर के बाद जब वो हॉस्पिटल्स गए तो वहां पर लोगों को तड़पते हुए देखा, सब कुछ उन्होंने देखा। वो प्रत्यक्ष अनुभव था कि वो सामने सारी चीजें देख रहे थे। लेकिन उसके बाद सड़क पर घूमते घूमते जब वो उस पत्थर के सामने आए जहां पर वो व्यक्ति धुआं बनकर उड़ गया था, जो काली सी छाया पड़ी पड़ी हुई थी पत्थर पे,
तो उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि ये ब्लास्ट कितना ज़्यादा खतरनाक कि आदमी पल भर में धुआं बनकर उड़ गया। वो चीज़ उनकी अनुभूति में आई। तो वहाँ पर बैठकर वो लेखन कुछ नहीं कर पाए। वो जब हिरोशिमा से वापस आ गए भारत, तब उन्होंने ट्रेन में बैठे-बैठे जो है वो कविता का लेखन किया। उससे क्या हुआ, उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने सामने देखी तब भी उनको वो चीज़ों ने इतना मजबूर नहीं किया लिखने का, लेकिन जब उसके बारे में वो सारी चीज़ें अनुभूति कर पाए तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको लिख पाए थे। देखिए क्या है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो इसके लिए ये लिखना ज़रूरी है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर विवशता को पहचानता है। लेखक जब अंदर से विवश हो जाता है तब वो लिखने के लिए मजबूर होता है, और जब वो लिख देता है तो एक्चुअल में वो समझ पाता है कि वो किस चीज से विवश था, जिसके कारण उसे लिखा और लिख कर ही उससे मुक्त हो पाया। तो जब वो लिख लेता है तो उस विवशता से मुक्त हो जाता है, और फिर उसको पढ़ने के बाद वो जान पाता है कि ऐसी कौन सी विवशता थी जो उसे मजबूर कर रही थी लिखने के लिए। मैं उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। यानी कि अंदर मुझे क्या चीज विवश कर रही थी कि मैं लिखूं, और जब मैं लिख लेता हूं तब मैं समझ पाता हूं कि वो क्या चीज थी जो मुझे विवश कर रही थी। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सबका लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं कि यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता में भी लिख सकता हूँ, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरा यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष या निमित्त बन जाता है। अब इन्होंने देखो, इसे जो मैंने समझाया इसी को थोड़ा ने उन्होंने घुमा कर समझाया। मैंने उनको चीज देखी कि भाई वो जो चीजें उन्होंने जाकर वहां अनुभव करी थी, उस अनुभव को वो अपने अंदर तक महसूस करते रहे। ठीक है, क्या करते रहे, वो काफी टाइम तक अपने अंदर महसूस करते रहे। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे हम डिप्रेस होने लगते हैं। जब हमें उसका उत्तर नहीं मिलता, हम कुछ कर नहीं पाते। तो वो जो परमाणु बम गिरा, उसके चक्कर में कितनी हानि हुई, कितना हुआ, ये सारी चीजें लेखक ने खुद देखी, खुद अनुभव करी जो वहां जाकर। लेकिन उन्होंने कभी बयां करने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे वो उनके अंदर को खाती जा रही थी, वो विवश होते जा रहे थे। अब वो स्ट्रेस को वो रिलीज करना चाहते थे, इसलिए वो आंतरिक विवशता को प्रकट करने के लिए उन्होंने लेखन किया। अब उन्होंने एक चीज कही है, जितने लेखक होते हैं वो सब कृतिकार नहीं होते। अब कृतिकार क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई लेखन तो बहुत किया जाता है, लेकिन उसमें से फेमस बहुत कम हो पाता है। तो जो वो फेमस हो पाता है वो बहुत हद तक आंतरिक अनुभूति के कारण ही होता है, जो एक कृति बन पाती है। अब बात आती है कि भाई लेखक जो लिखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि आंतरिक विवशता के कारण लिखते हैं, कुछ लोग बाहरी दबाव के कारण लिखते हैं। अब बाहरी दबाव कौन से है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भाई हमको जीवन जीने के लिए आर्थिक भाई पैसा चाहिए, है ना, पैसा चाहिए होता है। संपादक का होता है, जिनसे अगर हमने पैसा लिया है तो उन्हें पैसा चाहिए, तो उनको उधार चुकाने के लिए लेखन करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बाहरी दबाव होता है जो हमें लेखन के लिए मजबूर करता है। तो वही चीज उन्होंने बताई कि प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति, क्योंकि जब हिरोशिमा पर बम गिरा तो एक रसायन शास्त्र के क्या कहते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते उन्हें ये चीज पता थी कि जब परमाणु विस्फोट होता है तो क्या क्या होता है। अब वो सारी चीजें इन्होंने पेपर में पढ़ी थी, सब कुछ हुआ था, तो उन्होंने अटेंडम तुरंत ही एक लेख लिख दिया, जो उनके संपादक ने कहा कि भाई ये जो परमाणु विस्फोट हुआ है इस पे आप कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने उस अनुभव के चलते जो सारी चीजें देखी समझी उस पर उन्होंने लेख लिख दिया। लेकिन उनको अनुभूति कब हुई, जब वो खुद हिरोशिमा गए और वहां पर जब उन्होंने जो चीजें महसूस करी वो सारी उनकी अनुभूति थी।
और उस अनुभूति को उन्होंने हिरोशिमा से आने के बाद यहाँ पर कविता लिखी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव के कारण जो है हम बाहरी दबाव होते हुए कुछ रचनाएं कर देते हैं जो कृतियां नहीं बन पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक दबाव था, एक हमारा अनुभव था। लेकिन जब हम उसी चीज को अंदर तक अनुभूति कर लेते हैं तब हमें वो चीज इतना विवश कर देती है कि हम उस विवशता से छुटकारा पाने के लिए और जानने के लिए वो विवशता क्या थी तब हम लिखते हैं। उसी का जवाब लेखन ने इसमें दिया है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए। पाठ पढ़ा है उसके आधार पर हमें बताना है। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लेखक को प्रेरित कर रही हैं? वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब देखिए, अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन अलग है आंसर अलग। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा बृहत होंगे, मतलब उनमें छोटे से शब्दों में बहुत सारी बातें बताई गई होंगी। अब देखिए, आपने क्या पूछा, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। अब कोई भी लेखक हो, हम यहाँ सिर्फ अपने लेखक की बात नहीं करें, हम कोई भी लेखक की बात हो तो लेखक दो तरीके से लिखता है, एक बाहरी दबाव और दूसरा आंतरिक दबाव। बाहरी दबाव जो है जब हमें प्रेशर देता है, यानी कि मान लीजिए हमारा कोई संपादक है, हमको प्रेशर दे, मैं लेखक हूँ, मुझे संपादक प्रेशर दे रहा है कि नहीं आप लिखिए, आपको इस पर लिखना है लिखना है लिखना है, ठीक है। तो क्या है, जब बाहरी दबाव हमारे पास पड़ता है तो कोई भी कृतिकार या लेखक उतना इन्वॉल्व होकर वो उस रचना को नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ एक दबाव के चलते काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कहा उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह, यानी लिखने की सिर्फ एक छोटी सी प्रेरणा कि हमारे संपादक ने कहा इसलिए हमको लिखना है, तो वो एक हमें सिर्फ सपोर्ट कर रहा है कि मुझे लिखना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। जिसे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। भौतिक यथार्थ मतलब जो जिंदगी है। अब संपादक, अब इसका कनेक्शन कैसे, संपादक ने मुझसे कहा लिखो, मैं लिख रहा हूं, मैंने उसको लिख के दिया, उसके बदले में उसने मुझे पैसा दिया, पैसे से मैंने अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा किया। तो ये था भौतिक यथार्थ के साथ हमारा संबंध बना रहता है। यानी कि जो एक्चुअल चीजें चल रही हैं उसके साथ भी हम संबंधित रहेंगे और उससे होने वाली अर्निंग से हम अपना काम भी चला सकेंगे। तो ये दो चीजें होती हैं भौतिक यथार्थ के अंदर। जैसे अब हिरोशिमा पर जब परमाणु विस्फोट हुआ तो लेखक ने उसके ऊपर लेख जरूर लिखा, लेकिन उसे अपने अंदर तक अनुभव नहीं कर पाए थे। अब उस पर उन्होंने लेख क्यों लिखा, क्योंकि उनके संपादक ने कहा था। तो भौतिक यथार्थ क्या था, एक वास्तविक में घटना घटी जिस पर उन्होंने लिखा, एक वो चीज थी। लिखने के साथ उन्होंने वो लेखा संपादक को दिया, संपादक ने मनी दी जिसके चलते वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। अब उन्होंने क्या बना रहे, मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन कभी उससे बाधा नहीं पड़ती। तो लेखक ने कहा कि मुझे लेखन के लिए कभी भी ये बाहरी दबाव है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हाँ अगर संपादक मेरे ऊपर दबाव डालते हैं तो इससे मेरे लेखन में किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आती। भाई मैं तो लिख रहा हूं, तो उन्होंने अगर मेरे ऊपर प्रेशर दिया तो मुझे लिखने में भी परेशानी नहीं आती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे, अब इसको कंपेयर कर रहे हैं बात को। अब आपको समझ में आ गया प्रेरित करने, उनको लेखन के लिए प्रेरित कौन सी बातें करती हैं। पहली चीज उनको बाहरी दबाव प्रेरित करता है कि नहीं आप लिखिए, दूसरा आंतरिक विवशता प्रेरित करती है। दो चीजें हैं जो उनको विवश करती, जिसके चलते उन्होंने दोनों जगह पर उन्होंने चीज बताई थी कि जब विस्फोट हुआ तो उन्होंने लेख लिखा जो कि बाहरी दबाव के चलते था, लेकिन जब हिरोशिमा से लौटकर आए तो उनकी आंतरिक अनुभूति ने उन्हें दबाव डाला कि नहीं आपको इस पर अपने अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए। इसलिए तब मैं जब बहुत ज्यादा विचलित था वहां की परिस्थितियों को देखकर तो कविता लिखा। तो आंतरिक बाहरी दोनों दबाव था। अब इन्होंने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ दिया है। क्या दिया है, सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं। कहने का मतलब है कि अब सुबह है, अब जैसे हम में से, जैसे मैं तो अलार्म लगा के सोती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अलार्म लगा के सोते होंगे।
तो क्या होता है कभी कभी, जिस दिन हम अलार्म लगा रहे हैं लेकिन अलार्म के बजने से पहले ही हम उठ जाते हैं, होता है ना, अलार्म लगने से हम पहले ही उठ जाते हैं। मान लीजिए मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया लेकिन मैं 4:45 उठ गई, घड़ी देखी 4:45 बज रहा है, 15 मिनट में अलार्म बज जाएगा। तो ठीक है, अलार्म बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता, ठीक है। अब चूंकि जिसका उठने का रूटीन होगा, जैसे मान लीजिए हम अगर 5 बजे डेली उठते हैं, तो जिस दिन हमें नहीं भी उठना होगा हम 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे। अगर 5 बजे अलार्म हमने लगाया और उससे पहले हम उठ जाएं, और अगर मान लो किसी दिन ना उठे और हमको अलार्म भी उठाए, तो दोनों कंडीशन में मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसी तरीके से लेखक कह रहे हैं कि मेरा काम लेखन है, अगर मुझे संपादक दबाव नहीं भी डालता है तो भी मैं लिख लेता हूं। तो मुझे अगर वो दबाव डाले तो भी परेशानी नहीं है, नहीं डाल रहा है तो भी परेशानी नहीं है, मैं दोनों ही कंडीशन में लिख लेता हूं। तो ये कोई चीजें ज्यादा नहीं है जो मुझे प्रेरित करें। नेक्स्ट है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। यानी कि अब जैसे लेखक है, किसी लेखक का लेख पढूं और मैं उससे उत्साहित हूं कि मैं भी कुछ लिखूं। बहुत सारे ऐसे रचनाकार होते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छा लेखन करना चाहते हैं तो अच्छा पढ़िए। तो यानी कि अगर मैं किसी लेखक के किसी भी रचना को पढ़ रही हूं तो वो मुझे किस तरीके से प्रेरित करेगा कि मैं भी कुछ लिखूं। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना के कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। अब जैसे कि हमने बताया कि जब कोई लेखक कुछ लिखता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को प्रेरित करता है कि हाँ भाई आप भी लिखो, या उसका लेखन देखकर हम भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो इसको आप वैसे ही समझो जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया कि प्रत्यक्ष हम कोई चीज देखते हैं तो जैसा अनुभव करते हैं, यही चीज उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश करी। क्या कह रहे हैं, जापान जाने का जब अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। अब हिरोशिमा पे बम गिरा, अब उसका असर तो सालों तक रहा लोगों के ऊपर। अब उसका ये असर होता कि उससे लोग बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे। तो जब लेखक वहां गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी देखें कि भाई इससे असर क्या हुआ। अब देखिए इससे पहले एक चीज और घट चुकी थी, उसको भी रिलेट करिएगा। वो रिलेट क्या था कि जब हिरोशिमा पर बम गिरा था तब लेखक ने एक लेख लिखा था, ठीक है ना। वो चीज लिखी थी, लोगों ने पढ़ी थी, तो लोग उसके बारे में समझ पाए थे कि एक्चुअल में विस्फोट क्या होता है, ठीक है। मगर अभी तक इसके आफ्टर इफेक्ट को हमारे लेखक भी नहीं जानते थे। ये तो जब वो हिरोशिमा गए तो उन्होंने देखा कि भाई परमाणु बम के बाद कितने आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और कितने सालों तक होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ और अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये देखा कि भाई मैंने तो ये चीज पहले ही अनुभव करी थी कि भाई ये सारी चीजें होंगी, फिर उन्होंने ये सारी चीजें प्रत्यक्ष देखी और कहीं ना कहीं उनको ये अनुभूति हुई। तो इस तरीके से वो इनका प्रेरणा स्रोत बना। क्या बना? प्रेरणा स्रोत। अभी तक वो समझ रहे थे चीजों को, लेकिन अब वो उसे ज्यादा डायरेक्टली और क्लियरली समझ पाए कि एक्चुअल में क्या होता है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। अब लेखक ने सामने हिरोशिमा में भी देखा कि इतने सारे लोग इतना तकलीफ पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ आए थे? वो सड़क पर आए थे जब उन्होंने वो पत्थर देखा था जिसके आगे धुआं हो गया था। तो ये सारी चीजें वो प्रत्यक्ष देख रहे थे और ये सारी चीजें उनकी प्रेरणा स्रोत बन रही थी। क्या हो रही थी? प्रेरणा स्रोत बन रही थी, जिसको वो धीरे धीरे अनुभूति में ले रहे थे। क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अनुभूति में ले रहे थे।
जो आंखों के सामने नहीं हुआ, जो घटित के अनुभवों में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलत प्रकाश में आ जाता है और तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तब हम एक्चुअल में जो चीजें सारी देखते हैं और अनुभूति करते हैं, वही हमारी प्रेरणा स्रोत हमें लिखने के लिए मजबूर कर देती है। तो समझ में आया कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरों को कुछ रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं। यानी कि जब हम किसी को देखते हैं परेशान होते हुए या किसी की रचना में चीजों को पढ़ते हैं, तो जब हम उसको फील करते हैं, वही फीलिंग हमें लिखने के लिए मजबूर करती है, जैसा लेखक के साथ हुआ। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानतम दुरुपयोग था। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह से हो रहा है? इस पूरे पाठ में लेखक ने दो जगह विज्ञान के दुरुपयोग को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया है। एक, जो ब्रह्मपुत्र नदियों में सैनिकों के द्वारा बम गिराया जाता था और फिर लाखों मछलियां मर जाती थी, जिसमें उनको थोड़ी सी मछलियां चाहिए होती थी। एक तो पहला विज्ञान का दुरुपयोग वहां हो रहा था। दूसरा चीज, उन्होंने हिरोशिमा पर गिरा हुआ बम दिखाया, जिससे लाखों लोगों को जाने गई और सालों तक लोग इसके लिए भुगतते रहे। अब आप जैसे जैसे आगे देखेंगे, विज्ञान का दुरुपयोग आपको हर जगह होता दिखेगा। वो चीज आपको यहां बतानी है। तो चलिए देखते हैं। जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। यानी कि अब ये तो नहीं कि एक बार गिरा, उसके बाद जो भी आफ्टर इफेक्ट्स आते रहे, सारी चीजें होती रही, पेपर में छपता रहा और लेखक उसके बारे में पढ़ते रहे। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रभाव भी सामने आने लगा। यानी कि परमाणु बम के बाद के क्या प्रभाव होते हैं, क्योंकि भाई ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ परमाणु बम गिरे, एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे। तो इन दोनों, ये पहला एक इंसिडेंस था और इसको हम ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास में ये अभी तक दर्ज हो चुका है और उसके बाद के क्या परिणाम हुए वो धीरे धीरे करके आगे आ रहे थे। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। अब फिर हम ये सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या था जो इतना भयानक विध्वंस किया गया, कि क्यों विज्ञान का इतना दुरुपयोग किया गया कि इतने लोगों को उस समय तो जाने गई, उसके बाद भी ना जाने कब तक लोग इसके बारे में झेलते रहेंगे। कि आखिर विज्ञान को हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, क्यों इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ के आगे की बात होती है। क्या होती है? बौद्धिक पकड़ के आगे की, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। जब हम कोई चीज अनुभव करते हैं तो हमारे दिमाग में ही बहुत सारा युद्ध चलता है। क्या करता है? बौद्धिक स्तर पे ही हम बहुत, कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका क्या रीजन रहा होगा, हम अपने आप से ही क्वेश्चन करते हैं और जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या उसकी तर्क संगति अपनी अलग ही होती है। हम अपने अलग अलग तरीके से, सबकी अपना अलग अलग दिमाग में अलग अलग प्रश्न चलते हैं और हम अलग तरीके से उन प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा उमड़ी थी, उसे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सकते हैं। तो अब आप देख रहे हो ना कि मैंने 2 चीजें आपको बताई थी कि पाठ में बताया गया था कि ये 2 जगह जो है आपको इन क्या कहते हैं, विज्ञान के दुरुपयोग को देखने को मिलेगा। वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। आजकल कई देश परमाणु बम इसलिए बना रहे हैं ताकि उनकी विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में प्रसिद्धि बढ़े। वे अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए दूसरे देशों पर बम गिरा रहे हैं, लोगों की जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, विज्ञान का अगर प्रयोग हो रहा है तो बहुत सी ऐसी चीजें भी बन रही हैं जो हमारे विनाश का कारण बन रही हैं, जिनमें बम हैं, बंदूकें हैं, ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। और आज के समय में तकनीकी क्षेत्र में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, ये विज्ञान हमारे लिए उतना ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है। अब इसको आप और कर सकते हो, क्योंकि इसमें अब जैसे हमारे आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है, जहां हमारी सुविधा है वहीं हमको ये नुकसान भी पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से विज्ञान के दुरुपयोग आप अपने आसपास होते हुए सहज तौर पर देख पा रहे हैं।
मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर कठिन प्रश्न एवं आत्मज्ञान की प्रेरणा को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या दिया है, मैं क्यों लिखता हूं। इस पूरे पाठ के आधार पर आपको पूछा गया है कि कठिन प्रश्न, अगर हमारे सामने कोई कठिन प्रश्न आता है, एवं आत्मज्ञान की प्रेरणा को स्पष्ट कीजिए। और आत्मज्ञान, हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है और इसकी प्रेरणा क्या होती है, इसे आपको स्पष्ट करना है। कठिन प्रश्न लिखने की प्रेरणा का सवाल जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं। यानी कि हम कहें कि भाई हम कोई कठिन प्रश्न प्रस्तुत करें, अब कहें कठिन प्रश्न लिखने की प्रेरणा का सवाल जितना सीधा होता है उतना है नहीं। अब जैसे एज अ टीचर अगर मुझसे कहा जाए कि भाई आप एक अच्छा एग्जाम, कठिन थोड़ा सा सॉलिड क्वेश्चन पेपर सेट करिए, तो हम सोचेंगे कि भाई हम क्या प्रश्न थे, हमारे दिमाग में भी 50 युद्ध चलेंगे कि भाई हमें टफ से टफ बनाना है। तो कठिन सवाल अगर हमें प्रस्तुत करना है तो आपको तो लगेगा अरे मैम के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे भी तो सोचने और करने में टाइम लगेगा। सोचना जितना सीधा है कि भाई एक कठिन सवाल दे दो, लेकिन उसे करना इतना आसान नहीं। इस प्रश्न का संबंध कवि के अंतर्मन से है, अतः इसे संक्षेप में कहना संभव नहीं है। इस बारे में उतना ही कहा जा सकता है जितना कि औरों के लिए उपयोगी है। यानी कि अब हम कठिन, मेरे हद से हो सकता है कोई चीज ऐसी कठिन हो कि सामने वाले के लिए आसान हो, और कभी कभी हम इतना कठिन सोच रहे हैं कि सामने वाले के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हम अंदर तक उस चीज के लिए कितना ज्यादा सोच रहे हैं, ये चीज होती है ना। कि अब आपसे बोला जाए कि आप एक कठिन प्रश्न बनाओ, तो वो आपके लिए कठिन है, मगर आपकी कम एज वालों के लिए भी वो कठिन होगा। हो सकता है मेरे लिए आसान हो, मैं उसका जवाब दे दूं आसानी से, है कि ना। ये तो हमारे बौद्धिक स्तर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो कठिन प्रश्न बना रहा है वो उसके अंतर्मन की सोच पर भी डिपेंड करता है। आत्मज्ञान की प्रेरणा लेखक इसलिए लिखता है कि वह क्यों लिखता है, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई मुझे आत्मज्ञान की प्रेरणा है। अब आत्मज्ञान की प्रेरणा उसने क्यों लिखी, क्योंकि वो ये प्रश्न का आंसर ही जानना चाहता है कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूं। अब मैं अगर कोई काम क्यों कर रही हूं, ये जानने के लिए मुझे अपने मन में उठ रहे सवालों को पहले लाइन अप करना पड़ेगा। समझ में आया कि भाई जैसे अब मान लो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं आखिर क्यों पढ़ा रही हूँ, तो मेरे अंदर सबसे पहले तो कई सवाल उठेंगे। अब वो सारे सवालों को पहले मुझे लाइन अप करना पड़ेगा, है ना, कि भाई मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे पास जो नॉलेज है मुझे दूसरों को बांटना अच्छा लगता है, आई एक्सप्लेन वेल। तो अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं लिखना शुरू करूंगी, ठीक है। तो मैं क्या चीज महसूस कर रही हूं, इसके लिए पहले अपने आप को जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, और इसके लिए पहले मुझे सारे सवाल लिखने हैं। तो पहले क्या हो रहा है, मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं पहले मैं उन्हें लिख रही हूँ, तभी तो मैं इसका सवाल जान पाऊंगी कि आखिर मैं क्यों पढ़ाती हूँ, है ना। वह लिख कर ही अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझ सकता है, यानी कि जब वो सारा लिख लेगा तभी वो जान पाएगा कि आखिर क्यों लिखता है, और उससे मुक्त हो पाएगा। लेखक के अनुसार सभी कृतिकार इसी प्रेरणा से लिखते हैं। यद्यपि कुछ लेखक बाहरी व्यवस्था से लिखते हैं, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजों से, आर्थिक जरूरतों के कारण, परंतु कृतिकार ईमानदारी से जानता है कि उसकी कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी प्रेरणा का है। तो यहाँ पर ये आत्मज्ञान हमें कब होता है, जब हम अपने मन को खंगालते हैं, अपने अंदर की चीजों को लिखते हैं, तभी हमें इसका ज्ञान हो पाता है। वास्तव में बाहरी दबाव भी प्रायः भीतरी प्रेरणा का कारण बनते हैं। वास्तव में कुछ लेखक आलसी होते हैं, वे बिना किसी बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते। उनकी स्थिति उस आदमी जैसी होती है जो अलार्म बजने की प्रतीक्षा में बिस्तर पर पड़ा रहता है। जहां तक लेखक की है, उसके जीवन में ऐसी कोई बाधा नहीं है। तो लेखक ने जो कठिन प्रश्न और आत्मज्ञान की बात करी, वो सिर्फ इसलिए करी कि भाई हमारे जीवन में हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को खंगालने के लिए, जानने के लिए हमें अपने आत्मा के ज्ञान की जरूरत होती है कि आखिर मेरे भीतर क्या चल रहा है, और ये भीतरी चीज जानने के लिए मुझे उसे लिखना पड़ता है। जब मैं उसे लिखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मैं क्यों लिखता हूं। और लेखक ने अपने लिखने के बारे में बताया है कि उसे लिखने के लिए
किसी दबाव की जरूरत, बाहरी दबाव की तो एक्चुअल उसे जरूरत नहीं पड़ती है, उसे आंतरिक दबाव भी काफी होता है। जब वो बहुत विवश हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो वो लिखता है। ये उसका आत्मज्ञान है और इसी कठिन प्रश्न का उत्तर उन्होंने यहाँ पर दिया है। प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति का अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न था ना हमारा, वही चीज यहाँ पूछी गई है, प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर क्या होता है। चलिए देखते हैं। कवि को जापान जाने का अवसर मिला, तब उसने हिरोशिमा का वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से पीड़ित लोग कष्ट पा रहे थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव से भी अनुभूति नहीं जागी, यानी कि उन्होंने सामने तड़पते लोगों को देखा। ये प्रत्यक्ष अनुभव था, सारी चीजें थी, लेकिन अभी भी वो उनके दिल में वो पॉइंट तक नहीं आ पाया जहां पर वो उस कष्टों को अपने दिल से महसूस कर पाते। तो वो प्रत्यक्ष अनुभव था, यानी कि उन्होंने जो चीजें सामने देखी उसे भी अभी वो इतना विवश नहीं हो पाए कि वो कुछ लिख पाते। कृतिकार के लिए अनुभूति ही गहरी चीज होती है, यानी कि जब कोई चीज हम बहुत दिल से महसूस करते हैं तब हम जो क्रिएशन करते हैं वो वाकई में कृति बनती है। लेकिन लेखक के लिए वो अनुभूति कब हुई, जब वो बाद में अनुभव करेंगे, अभी नहीं। अभी तो उन्होंने अस्पताल में सबको तड़पते देख लिया, वो उनका सामने डायरेक्ट का अनुभव था, लेकिन उन्होंने उसे अभी अंदर तक फील नहीं किया है। अनुभव घटित घटना का होता है, यानी कि सामने जो घटना घट रही है वो हमारा अनुभव है, यानी अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है किसी चीज को हम लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, जो कृतिकार के साथ घटित ना होते हुए भी कृतिकार की आत्मा में ज्वलंत प्रकाशित हो उठती है। समझ में आया? उन्होंने कहा कि अनुभव घटित घटना का होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य की होती है जो कृतिकार के साथ घटित ना होते हुए भी कृतिकार की आत्मा में ज्वलंत प्रकाशित होती है। अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सिंपल, आप कहीं जा रहे हैं और आपको पीछे से किसी स्कूटर वाले ने या साइकिल वाले ने मार दिया, तो वो आपका अनुभव था। क्या था वो? आपका अनुभव था, आपने एक एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, लेकिन इसने आपको अभी इतने अंदर तक झंझोरा नहीं, अंदर तक अभी आपको झंझोड़ा नहीं कि ठीक है चलो यार हल्का सा गिर गए, हम चोट आ गई, छिल गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव था, आपका एक्सपीरियंस था, ठीक था। अब इसी जगह थोड़ा सा और पलट दो। अब मान लीजिए आपके दादाजी रोड पर जा रहे हो जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच हो, सिंपल सी बात है, आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो इमोशनली, और उनको पीछे से किसी साइकिल वाले ने मार दिया, वो गिर गए। ठीक है, अब आपने वो जब गिर गए, आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अभी वो आप उनके साथ नहीं, वो अकेले हैं। अब वो जब वो गिर गए तो उनको चोट भी आई। ठीक है, मान लीजिए आपसे थोड़ी सी ज्यादा चोट आई, वो अस्पताल पहुंच गए। अब जब आपको पता चला, अब आप उनको देखने के लिए गए। अब सेम इंसिडेंट हुआ जो आपके साथ हुआ, जो दादाजी के साथ हुआ, आप उससे सरवाइव कर गए, लेकिन दादाजी के साथ जो हुआ, जब आपने उनकी कंडीशन देखी तो उसने कहीं अंदर तक आपको बहुत ज्यादा विचलित कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया कि इनको कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही है। सोचो इस एज में आके बेचारे कैसे सड़क पर गिर पड़े होंगे, कैसे उनको डर लगा होगा, मैं उस समय उनके साथ नहीं था। आपके अंदर अपने आप में बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो जब एक्सीडेंट आपके साथ हुआ तो वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव था, लेकिन दादाजी के साथ जो हुआ, आपने जब उनको जाकर वहां देखा बेड पर पड़े हुए, तो वो आपकी अनुभूति थी, जो आपको जिस चीज ने आपको अंदर तक झंझोर दिया। ठीक है, वही चीज लेखक के साथ हुई। लेखक जब वहां गए तो वो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, लेकिन अभी भी वो उस चीज की अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। कवि ने हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा। एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए उसने एक चट्टान पर पिघले हुए मानव की छाया को देखा। शायद विस्फोट के समय कोई मानव चट्टान के पास खड़ा होगा। विस्फोट के कारण बिखरी हुई रेडियोधर्मी किरणें उससे रुद्र हो गई होंगी। यानी कि अब पत्थर है, पत्थर के आगे आदमी, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है पीछे और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अब सामने से विस्फोट होगा तो क्या होगा भाई? सारी रेडियोधर्मी जितनी भी हैं उसने पत्थर को काला कर दिया
और मुझे धुआं बनाकर उड़ा दिया। तो जहां मेरी आकृति बनेगी उसके पीछे व्हाइट रहेगा और आसपास पत्थर जल जाएगा, यही होगा ना। तो तब उन्हें इस चीज का अनुभव हुआ कि भाई अरे बाप रे, इस कारण चट्टान में उस मनुष्य की छाया प्रत्यक्ष लिखी हुई थी, यानी कि पूरी उसकी जो फिगर था वो बना हुआ था। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। मतलब डायरेक्ट लोगों को तड़पते देखकर उन्हें जो चीज अनुभव नहीं हुई, उस पत्थर पर बनी हुई उस व्यक्ति की छाया ने उन्हें अंदर तक झंझोर दिया। ये थी उनकी अनुभूति, ठीक है। उन्होंने तब उस पल महसूस किया कि वो परमाणु बम कितना स्ट्रॉन्ग था कि आदमी को पल में उसने धुआं बना दिया। उसके मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। इसी क्षण वह हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब इतना सब देखने के बाद भी उसे वो अंदर तक फील नहीं कर पाए थे, जब वो उस पत्थर पर देखने के बाद उन्हें जो महसूस हुआ। इसी से कविता लिखने की विवशता जगी। ये थी इनकी अनुभूति, और तब वो अनुभूति के कारण इतना विवश हुए कि वो कविता लिखने के लिए मजबूर हो गए। मन की आकुलता बुद्धि से आगे बढ़कर संवेदना का विषय बनी। धीरे धीरे कवि ने स्वयं को उस अनुभव से अलग किया और एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिख डाली, ठीक है। वो अंदर तक इतना ज्यादा मतलब उस चीज को महसूस कर पा रहे थे कि उस अनुभूति के बाद भी वो अपने आप को भी सेटल डाउन नहीं कर पाए थे कि वो कुछ लिख पाते। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन किया, फिर उसके बाद बैठकर उन्होंने कविता लिखी। यह कविता जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी गई। कवि को कविता के अच्छे बुरे होने से कोई मतलब नहीं, वह कविता अनुभव प्रसूत है और यही उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये कविता अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उन्होंने अपने मन की विवशता को दूर करने के लिए उस कविता को लिखा, और लिखने के बाद उन्हें समझ में आया कि प्रत्यक्ष अनुभव से जो लिखा जाता है और अनुभूति से जो लिखा जाता है वो बहुत ही फर्क होता है। सामने जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं उसके बावजूद हम कभी कभी उसे अंदर तक फील नहीं कर पाते, और कभी कभी हम वहां ना होते हुए भी उस चीज को इतना ज्यादा फील कर जाते हैं कि वो हमें अंदर तक झंझोर देता है। प्रश्न संख्या 6 है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? क्योंकि देखिए, अनुभूति जो होती है वो अगर हम अपने अंदर ही रखे रहें, जैसे होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज अंदर तक फील कर जाते हैं तो हम उसको, अब जैसे हम लिख तो पाते नहीं, हमें लिखना नहीं आता, अब लेखक तो लिख लेते हैं, तो वो अपनी विवशता, अपनी बेचैनी, इन सारी चीजों को वो लिख कर बयां कर देते हैं। लेकिन अभी हम लोग के साथ कोई चीज घटती है तो हम लोग बहुत अंदर से बेचैन होते हैं, कुछ होता है, तो हम लोग उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। जैसे आप कभी, कोई लोग, आप लोग अपने मम्मी पापा को बोल देते होगे, कोई भाई बहन को बोलता होगा, कोई फ्रेंड्स को बोलता होगा। इस तरीके से होता है ना कि हम अपने मन की बात शेयर करने के लिए किसी को ढूंढते हैं। और लेखक क्या करता है, जब वो अंदर से बहुत ज्यादा विवश हो जाता है, उसकी अनुभूति उसको बहुत ज्यादा बेचैन करती है, तब वो लिखने के लिए विवश हो जाता है। तो लेखन उसको जो अंदर से जो महसूस होता है, फिर उस महसूस की गई चीजों को जब वो बयां करता है तो वो लेखन उम्दा होता है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में अधिक मददगार होती है, यानी कि जो चीज हम सामने देखते हैं उससे कहीं अधिक हम जो महसूस करते हैं वो हम ज्यादा अच्छे तरीके से लेखन पढ़ कर पाते हैं। क्योंकि कृतिकार के लिए प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। अनुभव घटित का होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात करती है। यानी कि हम उसे खुद, जैसे लगता है हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अनुभूति वो चरण होता है जो जैसे मान लीजिए कि हिरोशिमा में जो चीजें घटित हुई, वो लेखक तो उस समय वहां मौजूद नहीं था, तो वो उसे खुद तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उसने सब कुछ देखा, लेकिन तब भी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया कि उस विस्फोट को वो स्वयं में महसूस कर पाता। लेकिन जब उसने चट्टान में उस आकृति को देखा, तब उसे लगा कि वाकई ये विस्फोट अपने आप में बहुत भयानक था। और तब उसे लगा कि जब परमाणु विस्फोट हुआ तो उस समय मैं खुद वहां मौजूद था। वो थी उसकी अनुभूति। जब किसी घटना को हम वहां मौजूद ना होते हुए भी एक्सपीरियंस कर पाए अंदर तक, तो वो कहलाती है अनुभूति।
किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात करती है। यानी कि हम उस घटना को इमेजिन करते हैं। उन्होंने बोला ना पहले क्या, कल्पना। कल्पना मतलब हम वहां तो थे नहीं। जब मान लीजिए दादाजी के साथ जब एक्सीडेंट हुआ तो हम तो वहां थे नहीं, तो पहले तो हमने उस कल्पना, उस एक्सीडेंट को इमेजिन किया। इमेजिन करने के बाद दादाजी जब सड़क पर गिरे तो उस दर्द को, जो संवेदना जो उनके मन में उठी, उसे हमने फील किया और फिर उसको जैसे लगा कि हम वहां ना होते हुए भी वहां मौजूद थे। तो वो होती है अनुभूति, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता। अनुभूति की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ जाती है। कृतिकार धीरे धीरे उस अनुभूति को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अब मान लीजिए हम जिस समय घटना घटी हम वहां तो मौजूद नहीं थे, अब हमने सारी चीजों को अपनी कल्पना संवेदना के सहारे महसूस कर लिया। अब महसूस करने के बाद हम अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हमको तकलीफ हो रही है। अब ये जो सारी चीजें हैं मुझे अब किसी को बतानी नहीं, तो ये बेचैनी हम अंदर रख रखे हम परेशान हो जाएंगे। तो अब लेखक क्या है, उस अनुभूति को लिख देता है और हम जो लिख नहीं पाते वो हम किसी को बोल के बयां कर देते हैं। तो समझ में आया कि अनुभूति लेखन में कहीं अधिक क्यों मदद करती है, क्योंकि वो हमें अंदर तक हर एक चीज को महसूस करा देती है। हम विवश हो जाते हैं इतना ज्यादा कि हम लिखने के लिए मजबूर होते हैं और तभी लेखन होता है अच्छा। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। लेखक जब हिरोशिमा गए तो वहां पर उन्होंने वो अस्पताल भी गए। उसके बाद वो एक दिन सड़क पर घूमते हुए उस पत्थर के सामने आ गए जिस पर एक व्यक्ति की धुंधली हुई एक आकृति बनी थी। उसके नीचे पूरा था कि मतलब जब विस्फोट हुआ तो वो व्यक्ति उस पत्थर के सामने खड़ा था और वो धुआं बनकर उड़ गया और आसपास का पत्थर जो है वो जल गया। वो एक ऐसा समय था कि लेखक को एक्चुअल में महसूस हुआ कि हिरोशिमा का जो विस्फोट था वो वाकई में कितना ज़्यादा पावरफुल था कि व्यक्ति को पल में धुआं बना सकता है। और वो चीज़, वो दर्द, वो तकलीफ, सारी चीज़ उन्होंने अपने अंदर तक महसूस करी और वो ही एक पल था कि वो अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस कर पाए। लेखक जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा गया और अस्पताल में जाकर विस्फोट से आहत लोगों को देखकर उनकी त्रासदी को अनुभव किया, परंतु लेखन नहीं किया। यानी कि उसने सब कुछ महसूस किया पर लिखा कुछ नहीं, क्योंकि लिखने के लिए अनुभूति जरूरी होती है। हम तब लिखेंगे ना जब अंदर तक उसको महसूस कर पाएंगे। हम सिर्फ देख लेने से नहीं लिखते हैं। क्या होता है, जब तक हम उसे अंदर से महसूस नहीं करते तब तक वो चीज़ लेखन में नहीं आ पाती है। तो इस लेखन ने अनुभूति नहीं करी तो इसलिए उसे लिख नहीं रहा था। एक दिन सड़क के किनारे पड़े बड़े पत्थर पर आदमी की परछाई देख लेखक के मन में विस्फोट हुआ। उन्होंने देखा कि अरे ये व्यक्ति ऐसे झुलस गया था, तो एकदम से जैसे लगता है कि वो अंदर तक हिल गए। झुलसे हुए पत्थर पर एक लंबी उजली परछाई देख लेखक को व्यक्ति के भाप की तरह उड़ जाने की अनुभूति हुई जो पत्थर के पास खड़ा होगा। इस घटना ने लेखक अणु बम की त्रासदी का भोक्ता बन गया। तो मतलब जब उन्हें याद आया कि जब वो व्यक्ति भाप बनकर उड़ा होगा तो क्या हुआ होगा, सोचो कितना महसूस। तो उस पल को उन्होंने अपने अंदर तक अनुभव किया और उसी पल वो उस परमाणु बम के स्वयं भोक्ता बन गए। प्रश्न संख्या 8 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं। अब लेखक ने जब वो हिरोशिमा से होकर आए, ठीक है, सिंपल एक चीज ये, जब हिरोशिमा से वो होकर आए वहां पर उन्होंने सब कुछ देखा और उस पत्थर पर जब उन्होंने उस व्यक्ति की छाया को बने देखा, अंदर तक उसको महसूस किया उन्होंने। और महसूस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा बेचैन भी हुए। बेचैन होने के बाद जब वो भारत आ गए तो वो अंदर की बेचैनी को बयां करने के लिए वो विवश हो गए कि वो अपनी उस बेचैनी को बयां करने के लिए लिखें। ठीक है, सिंपल क्या करें, वो लिखें और उन्होंने लिखा। लेकिन इसके साथ ही संपादक ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा विवश किया कि नहीं, आप हिरोशिमा होकर आए हैं, वहाँ आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसे आप लिखो।
तो इस तरीके से एक तो वो अंदर से विवश थे ही वहां की पूरी त्रासदी को देखकर, तो अंदर की विवशता को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, बयां करने के लिए वो लिखना ही चाहते थे। और दूसरा उधर संपादक भी उनको प्रेशर दे रहे थे कि आप भी लिखो। तो इस तरीके से ये आंतरिक और बाह्य दोनों ही दबाव था जिसने उन्हें लिखने के लिए मजबूर किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा लिखी कविता हिरोशिमा लेखक के अंतः व बाह्य दबाव का परिणाम है। मतलब अंदर से भी विवश थे और बाहर से भी विवश थे, क्योंकि लेखक ने स्वयं जापान नगर जाकर अणु बम की ट्रेजेडी को देखा था। उन्होंने रेडियम पदार्थ से आहत वर्षों से कष्ट सहते लोगों को देखा, उनके दुख का प्रत्यक्ष अनुभव किया, झुलसे हुए पत्थरों, सड़कों तथा अणु विस्फोट की विनाशकारी स्थिति का अवलोकन किया। यानी कि वहां पर एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ था तो उस चीज को उन्होंने खुद वहां जाकर अनुभव किया था। यह अनुभूति ही उनके भीतर कविता रचना की व्यवस्था बन गई थी। वो सब कुछ उन्होंने देखकर उनके अंदर इतना सब कुछ हो रहा था कि वो अपनी व्यवस्था को बयां करना चाहते थे, इसलिए मजबूर हो गए कि वो इस पर कविता लिखें। इसी कविता ने अज्ञेय को सराहना और यश की उपलब्धि कराई। लेखक के प्रत्यक्ष अनुभव से अवगत होने की लोगों द्वारा मांग ने भी लेखक को कविता रचना के लिए अवश्य प्रेरित किया। लेखक जब हिरोशिमा से वापस आए तो बहुत सारे जो उनके जानने वाले थे, जो उनके संपादक थे, सभी ने आग्रह किया कि आप जब वहां पर गए तो आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, तो उनको आप लेखन के माध्यम से बयां कीजिए। तो इस तरीके से आंतरिक विवशता भी थी और बाह्य दबाव भी था जिसने उन्हें लिखने के लिए मजबूर किया। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है। अब लेखक ने अब इस पूरे पाठ में उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढा है कि भाई आखिर मैं क्यों लिखता हूं। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन होता है। अब लेखक अगर लिख रहा है तो उसके पीछे भी लिखने का कोई ना कोई रीजन है। तो लेखक ने यहाँ पर दो तरीके की चीजों को बताया है लिखने के लिए जो हमें ज्यादा प्रेरित करती हैं। एक आंतरिक दबाव रहता है और एक बाहरी दबाव रहता है। लेकिन लेखक ने ये कहा कि मेरी आंतरिक विवशता मुझे लिखने के लिए ज्यादा प्रेरित करती है बनस्पत बाहरी दबाव के। अब बाहरी दबाव आप सभी को पता है कि भाई हमारी आर्थिक जरूरतें होती हैं, संपादक का आग्रह होता है, जो तकाजे होते हैं उनका होता है। तो कई तरह की जो बाहर ही लोग कहते हैं कि नहीं लिखो लिखो करो, तो वो बाहरी दबाव के अंतर्गत आता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, जो मेरी भीतरी अनुभूति है, जो मैं सारी चीजें महसूस करता हूं, वो मुझे ज्यादा मजबूर करती है। लेखक ने अपने लिखने पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि वह अपने भीतर की विवशता से मुक्ति पाने के लिए लिखते हैं। यानी कि अंदर से जो महसूस कर रहे हैं वो उसे बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अंदर की बात अंदर रखे रहते हैं तो वो हमें बेचैन करती रहती है, हमें परेशान करती रहती है। तो वो जो विवशता है वो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वो लिखते हैं। वह अपनी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे इतना ज्यादा विवश कर रही है। इसलिए वो सारी चीजों को लिख देते हैं और तब पहचानते हैं कि क्या चीजों ने उन पर ज्यादा असर डाला है। अज्ञेय जी स्वीकार करते हैं कि बाह्य दबाव से आकर बहुत कम लिखते हैं, यानी कि उनके ऊपर बाहरी प्रेशर इतना ज्यादा नहीं पड़ता कि वो उन्हें लिखने के लिए मजबूर करे, क्योंकि वो आंतरिक रूप से ही इतनी चीजों को महसूस करते हैं कि वो लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके लिखने का प्रमुख कारण तो उनकी आंतरिक विवशता है, यानी कि वो अंदर से जिस चीज को महसूस कर रहे हैं वो उसी को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक क्या जानना चाहता है और क्यों। इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर का नाम क्या है, मैं क्यों लिखता हूं। तो लेखक क्या जानना चाहता है कि आखिर अगर मैं लिख रहा हूं, मैं एक लेखक हूं, तो आखिर मैं क्यों लिख रहा हूं। वो इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इसीलिए वो लिख रहे हैं। लेखक स्वयं ये जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है, कि भाई हम क्यों लिख रहे हैं। क्या हम कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन होता है, तो आखिर वो क्यों लिख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। अब वो सोचें कि हम बिना लिखे जान लें कि आखिर हम क्यों लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें नहीं मिल पाएगा, इसीलिए लेखक लिखता है।
लिखकर ही लेखक अपने भीतर की विवशता को पहचानता है और लिखकर ही वह मुक्त होता है। तो सिंपल की बात है कि वो ये जानना चाहता है कि आखिर वो क्यों लिख रहा है, इसीलिए वो लिखता है और इसी सवाल के जवाब के लिए, अंदर की विवशता को जानने के लिए वो लिखने के लिए मजबूर हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में कौन सी समानता देखता है? अब ये दो इंसिडेंट हुए थे, ठीक है, ये अलग अलग थे। एक तो बात अगर हम करें तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, देखा था कि सैनिकों ने को मछलियां खानी थी। सिंपल सी एक बात है कि उन्हें कुछ मछलियां खाने में खानी थी, तो अब वो मछलियां पकड़ने में टाइम लगेगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र नदी में बम विस्फोट किया। बम विस्फोट करते ही वहां पे बहुत सारी मछलियां मर गई। अब उनको उसमें, अब मान लीजिए वहां पर हजारों मछलियां मरी और उनको खानी तो कुछ ही मछलियां थी, उन्होंने वो मछलियां ली, तो यहां पर उन्हें जो करना था उससे ज्यादा उन्होंने मारा। ठीक है, उनको अगर मान लीजिए 100-150 मछलियां चाहिए थी तो उन्होंने हजारों की संख्या में मछलियों को मार दिया। अब बात हम आते हैं हिरोशिमा पे। अमेरिका को वर्ल्ड वॉर खत्म मतलब जीतनी थी, इसलिए उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम विस्फोट किया। सिंपल सी एक चीज है। अब उस वर्ल्ड वॉर को उसने जीतने के लिए वो मैन्युअली लड़ाई कर सकता था, लेकिन उसने जब एक परमाणु बम गिराया तो वहां पर उस समय लाखों लोग मरे और उसके बाद सालों तक जो है वो लोग उसके भोक्ता बने रहे। तो तुम्हें अटेंडम उस समय युद्ध जीतना था तो तुम उससे लड़ सकते थे, लेकिन उसका असर बाद तक लोगों को झेलना पड़ा, यानी कि जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। लेखक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में व्यर्थ जीव नाश की समानता देखते हैं। बेकार में इनोसेंट लोग मारे गए थे, है ना। अब हिरोशिमा में तो जिनका कोई मतलब भी नहीं वो मारे गए थे, उसी तरीके से वहां मछलियां जिनकी जरूरत नहीं थी उन्हें भी मारा गया। तो यहाँ पर बेकार में जिनकी जरूरत नहीं थी जिस चीज की, उनका भी जाने गई थी। सैनिकों को थोड़ी सी मछलियों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए वो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार डालते थे। यह जीवों का सरासर अपव्यय था। क्या था? जीरो जीव मतलब बेफालतू में उनको मारा गया था। इसी प्रकार हिरोशिमा में व्यर्थ ही लाखों मानवों को मार डाला गया था, जिनकी जरूरत नहीं थी उनको मार दिया गया था। तो जो चीजें जितनी जरूरत होती है उतनी करनी चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र में चाहे बम फेंकने की बात हो चाहे हिरोशिमा में बम गिराने की बात हो, दोनों ही चीजों में ये समानता देखी गई कि जबरदस्ती वहां पर जान माल का नुकसान किया गया था। प्रश्न संख्या 12 है, अगेय जी ने बाहरी दबाव की तुलना किससे करी है? बाहरी दबाव की तुलना उन्होंने अलार्म क्लॉक से करी है। किससे करी है? अलार्म क्लॉक से। ठीक है, पहले तो बाहरी दबाव होता क्या है? लेखकों के लिए बाहरी दबाव होता है कि संपादक उन पर प्रेशर डाले, उनके जान पहचान वाले प्रेशर डालें कि नहीं आप कुछ लिखो, उनकी आर्थिक जरूरतें उन पर प्रेशर डालें कि नहीं लिखो। अब इन्होंने इसे सिमिलर किया अलार्म क्लॉक की तरह। कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे कुछ लेखक हैं सब लिख लेते हैं लेकिन तब तक नहीं लिखते जब तक उन्हें कोई प्रेशर नहीं डाले। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में हम भले अलार्म बजने के से पहले उठ जाएं, जैसे हमने 5 बजे का अलार्म लगाया मगर हम 4:45 पे उठ जाएं और हम तब तक बेड पर पड़े रहते हैं जब तक अलार्म क्लॉक बज ना जाए और हम उसे बंद ना करते। यानी कि हमें उठने के लिए उस अलार्म क्लॉक के बजने का इंतजार हम करते हैं। भाई अगर आप 15 मिनट पहले उठ गए हो तो बिस्तर से उठ के खड़े हो जाओ, है ना। लेकिन यहां पर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि अलार्म क्लॉक जब तक नहीं बजेगा तब तक मैं बिस्तर से नहीं उठूंगा। उसी तरीके से लेखक लिख लेता है सब कुछ, वो सब कुछ कर रहा है मगर तब तक नहीं लिखता जब तक कोई उस पर बाहरी रूप से प्रेशर नहीं डालता कि नहीं तुम लिखो, तब तक वो लिखने के लिए तैयार नहीं होता है। अगेय जी ने बताया कि कुछ लेखक बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख पाते हैं। उन लोगों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी अलार्म बजने तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। नींद खुल चुकी है लेकिन तब भी जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैं बिस्तर नहीं छोड़ूंगा। अलार्म बजता है तभी उठता है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं कि जब तक उन पर बाहरी दबाव ना पड़े तब तक वे लेखन कार्य नहीं करते हैं।
ठीक है, उनको जब तक संपादक नहीं कहेगा अरे सर लिख दीजिए, थोड़ा सा कुछ तो लिख दीजिए, आज पेपर में छपेगा, मैगजीन में छपेगा, उनके फ्रेंड्स नहीं बोले अरे तुमने इतना अच्छा फील किया है लिखो, जब तक बीबी प्रेसिडेंट ले भैया कुछ पैसे चाहिए तब तक वो नहीं लिखेगा। तो ऐसे बाहरी दबाव होते हैं, जब तक उनको ऊपर प्रेशर नहीं पड़े वो नहीं लिखते हैं। ऐसा लेखक बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। तो इनको क्या है, बाहरी प्रेशर की जरूरत पड़ती है, जब तक उन्हें वो प्रेशर नहीं दिया जाए तब तक वे नहीं लिखते हैं। कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख क्या भेद बनाए रखता है। अब कृतिकार क्या भेद, कृतिकार मतलब जो किसी तरह की कृति की रचना करे। देखिए रचनाएं बहुत होती हैं लेकिन कृतियां सब नहीं बनती। लेखन कार्य तो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो बनता कब है, जब वो बहुत फेमस होता है। ठीक है, अब कृति तब बनती है जब उसे हम एक्चुअल में जो चीज फील कर रहे हैं उसे लिखें। सिंपल। तो रचना और कृति में इसी तरह का भेद होता है। तो कृति हमेशा अपने सम्मुख क्या भेद बनाए रखता है, कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति उसकी भीतरी प्रेरणा द्वारा लिखी गई है और कौन सी कृति उसके बाहरी दबाव के कारण लिखी गई। क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज को बहुत अंदर तक महसूस करते हैं और उसे जब लिखते हैं तो एक्चुअल में वो बहुत ही प्रसिद्ध होती है। अब आप चाहे हरिवंश राय बच्चन को ले लीजिए, प्रेमचंद को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे कृतिकार हुए हैं जिन्होंने ऐसी कृतियों की रचना करी है कि जो सालों से बहुत प्रसिद्ध है और आगे आने वाले समय में भी प्रसिद्ध रहेगी। रीजन है कि जो चीज की उन्होंने महसूस किया। अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद उस समय के तात्कालिक माहौल से इतना ज्यादा क्या कहते हैं ज्यादा प्रेरित थे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में उसे इनडायरेक्टली जो है प्लेस किया। जैसे कि उनकी जितनी भी रचना, जैसे आप लोगों ने दो बैलों की कथा पढ़ी, ईदगाह पढ़ी, ये सभी कहीं ना कहीं तात्कालिक परिस्थितियों को समझा रही हैं। तो वो उन परिस्थितियों को देखकर अनुभव करते थे, लिखी, और उन अनुभवों के कारण, जब आंतरिक अनुभवों के कारण उन्होंने विवश होकर इन कृतियों को रचना करी तो वो फेमस हुई। अब दूसरी बात आती है बाहरी दबाव के कारण। बाहरी दबाव के कारण जब हम लिखते हैं तो वो चीजें तो बस हम बेमान, मतलब हमको हमें जरूरत है, दूसरा हम पर प्रेशर डाल रहा है तो हम लिख रहे हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं हो पाती है। तो ये कुछ एक भेद बना रहता है। तो जो कृतियां वाकई में कृतिकार द्वारा रचित होती हैं, जो बहुत फेमस होती हैं, वो आंतरिक दबाव के कारण ही लिखी जाती हैं। जो भीतरी प्रेरणा से लिखी गई कृति है वही कृति लेखक की श्रेष्ठ कहलाती है। जो मैंने कहा, जो लेखक बहुत अंदर तक महसूस करके लिखता है वो वाकई में बहुत फेमस हो पाती है। बाह्य दबाव से लिखी कृति में वास्तव में ईमानदारी का अभाव होता है, क्योंकि हमने उसे तो इतना महसूस नहीं किया कि हम उसे लिख पाते, इसलिए उसमें इसका कहीं ना कहीं अभाव रहता है। प्रश्न संख्या 14 है, अगेय जी को किस दृश्य ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। अब देखिए जब वो हिरोशिमा गए तो इनको ये तो पता था कि भाई यहाँ ब्लास्ट हुआ है, तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मरीजों को देखा जो कि क्या कहते हैं रेडिएशन से बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे थे, सब कुछ था, सब देखा उन्होंने, लेकिन तब भी उनके अंदर वो अनुभूति नहीं जागी कि वो वाकई हिरोशिमा पर एक कविता लिख दें। लेकिन एक दिन ऐसे ही वो सड़क पर, हिरोशिमा में ही सड़क पर घूमते हुए उन्हें एक पत्थर पर एक मनुष्य की आकृति दिखाई दी। मतलब जो मैंने बताया था कि एक पत्थर था, पत्थर के आगे वो मनुष्य खड़ा रहा होगा, और एकदम से जब हिरोशिमा का विस्फोट हुआ तो वो व्यक्ति जो है उस, और क्या कहते हैं, उस विस्फोट और उस पत्थर के बीच में आ गया, जिसके चलते आदमी पूरा धुआं हो गया, पूरा तुरंत का तुरंत जो है वो भाप में बन के, राख बन के उड़ गया। और उसके आसपास से जो किरणें गईं उसने पत्थर पे जाकर उस मनुष्य की एक आकृति सी बना दी। जब उन्होंने वो दृश्य देखा, वो आकृति देखी, तो उसी वक्त वो अपने आप को हिरोशिमा बम विस्फोट के भोक्ता समझने लगे, और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर तक पूरी तरीके से बैठ गया। और तब वो मजबूर, उन्होंने तब भी कविता नहीं लिखी थी, उसके बाद जब वो भारत लौट आए तब उन्होंने उस पर कविता लिखी थी। देखिए क्या है, लेखक को जापान के हिरोशिमा नगर में पत्थर पर छपी मानव छाया ने इतना द्रवित कर दिया कि उन्होंने हिरोशिमा नामक कविता लिख डाली, क्योंकि वो उनके कहीं ना कहीं अंदर तक जब्त हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा उस चीज से बेचैन हो गए थे।
प्रश्न संख्या 15 है, लेखन के लिए बाहरी दबावों का कितना सहयोग रहता है। अब कोई भी लेखक हो, हम जैसे लगते हैं ना, हम कोई भी काम तब करते हैं कि जब हमारी ज़रूरत हो, हमको ज़रूरत हो या हमारे प्रियजनों को ज़रूरत हो, तब हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं। अब लेखक ने यहाँ पर लेखन के लिए दो दबावों की बात करी, एक तो आंतरिक दबाव, दूसरा बाहरी दबाव। आंतरिक दबाव वो जब हम बहुत ज़्यादा अंदर अपने जो भावनाओं से विवश हो जाते हैं, तब जो लेखक है वो मजबूर होता है लिखने के लिए, जैसा कि हमारे लेखक अज्ञेय जी के साथ हुआ। उनको हिरोशिमा का जो दृश्य था, जो पत्थर पर छपी आकृति थी, उसने इतना ज़्यादा मजबूर किया, इतना विवश किया कि वो कविता लिखने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कुछ लेखक ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्रेशर पड़ता है बाहरी, यानी कि बाहरी दबाव पड़ता है। अब ये बाहरी दबाव क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई संपादक है जिसके संपर्क में लेखक है, वो बार बार दबाव दे कि नहीं सर, आपको कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, तो वो एक प्रेशर रहता है। दूसरा, हमारी जो नीड्स रहती हैं, हमारी जो ज़रूरतें रहती हैं, वो आर्थिक रूप से ही पूरी हो सकती हैं। ठीक है भाई, खाना, कपड़ा, रहना और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो उसके लिए कमाना पड़ता है। तो लेखक कमा किससे करता है? अपने लेखन से ही कमा सकता है ना। तो वहाँ पर वो लिखता है, वो एक दबाव, आर्थिक दबाव पड़ता है, वो हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए उसने कोई कर्ज लिया है, तो उस कर्ज को चुकाने का दबाव रहता है। तो ये कुछ दबाव लेखक ने इस पूरे चैप्टर में बताए हैं, जो बाहरी रूप से लेखक के ऊपर लेखन करने के लिए दबाव डालते हैं। लेखक ऐसे कवि हैं जो लेखन कार्य के लिए आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न आकुलता के कारण ही रची गई रचना को उत्तम साहित्य का काव्य मानते हैं। अब जैसे लेखक हमारे अज्ञेय जी, उन्होंने क्या है, अंदर अनुभूति करी, तो उन्होंने कहा जब हम आंतरिक अनुभूति से किसी भी काव्य की रचना करते हैं तो वो ही सर्वश्रेष्ठ काव्य होता है, क्योंकि वो हमारी अनुभूति से निकल रहा है। यहाँ पर कोई और बाहरी दबाव इसके ऊपर नहीं होता है। किंतु वे बाहरी दबावों को भी अस्वीकार नहीं करते। बाहरी दबाव, उन्होंने अपने लेखन कार्य के लिए बाहरी दबावों को कभी महत्व दिया ही नहीं। यानी उनका कहने का मतलब है कि वो इतने खुद भावुक व्यक्ति हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा दबाव बना रहता है जिसके चलते वो कविताएं लिखते हैं, क्योंकि बाहरी दबाव अज्ञेय जी के ऊपर काम नहीं करते। सिंपल सी एक चीज उन्होंने कही है कि ना उन्हें बाहरी दबावों की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए, और ना ही ये दबाव उनके ऊपर किसी तरीके का काम कर पाते हैं। यदि बाहरी दबावों की प्रेरणा उन पर दबाव बनाए तो उसमें उन्हें कोई बाधा प्रतीत नहीं है। अगर कोई बनाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो है ही है, तो लिख देते हैं। वे कहते हैं मुझे इस सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी इससे बाधा भी नहीं होती। तो समझ में आया? तो यहाँ पर इन्होंने देखा बाहरी दबाव को, उन्होंने घड़ी के अलार्म की तरह उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। लेकिन बहुत सारे लेखक ऐसे हैं कि जिन्हें लिखने के लिए बाहरी दबाव की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे लेखक को ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए मेरा आंतरिक दबाव काफ़ी है, लेकिन हाँ, अगर बाहरी रूप से कोई दबाव पड़ रहा है तो इसमें कोई उन्हें आपत्ति नहीं है, और ना ही वो बाहरी दबाव इनके लेखन में किसी तरह की बाधा को उत्पन्न करता है कि नहीं भाई, अगर उनको आंतरिक अनुभूति हो रही है, वो काव्य लिख रहे हैं, तो अगर कोई बाहरी दबाव पड़ रहा है तो उनके लेखन में किसी भी तरह का परेशानी उनको नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 16 है, अज्ञेय जी ने अणु बम द्वारा होने वाले व्यर्थ जीवनाश को कैसे अनुभव किया? अब अणु बम के जो कारण जो था, उसमें उन्होंने एक तो ब्रह्मपुत्र नदी वाला बताया, दूसरा भाई ये हिरोशिमा वाला बताया। दोनों ही चीजें उन्होंने बताई थी, है ना। तो देखिए क्या है, अज्ञेय जी ने युद्ध के समय देखा कि पूर्वी सीमा पर सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार रहे हैं, जबकि उनकी आवश्यकता कम थी। इस प्रकार लेखक ने अनुभव किया कि केवल मछलियां ही नहीं, अपितु जल में रहने वाले दूसरे जीवों को बिना किसी कारण मारा जा रहा था। तो समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखिए, जब हमारे पास पावर होती है ना, तो उस पावर का हम कभी कभी सही इस्तेमाल भी करते हैं और कभी कभी गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और हम कुछ इतना ज़्यादा आराम पसंद हो जाते हैं कि उससे दूसरों को नुकसान होने लगता है। अब यही हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर अणु बम की बात हो रही है, परमाणु बम की बात नहीं हो रही। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी में अणु बम गिराया गया था। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो जब क्वेश्चन में आए तो उनको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम अणु बम की बात करें
तो ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर युद्ध के समय सैनिक क्या करते थे कि वो नदी में उन्होंने बम गिरा दिया। अब चूंकि उन्हें ये मान लीजिए लंच में या डिनर में उन्हें फिश खानी है, तो अब फिश पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए अगर एक पूरा ट्रुप है तो उस ट्रुप को खिलाने के लिए कम से कम नहीं 100-150 मछलियाँ चाहिए। अब 100-150 मछलियाँ पकड़ने में उन्हें लगेगा टाइम, तो उन्होंने इसका आसान तरीका खोजा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नदी में गिराया बम, उस बम के विस्फोट के साथ उसमें से बहुत सारी मछलियाँ मर जाती थी। फिर उन्हें जितनी ज़रूरत होती उठाते और बाकी तो सब वेस्ट। तो इस तरीके से वो देख रहे थे कि सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, भाई ऐसा तो है नहीं कि नदी में सिर्फ मछलियाँ रहती, और भी बहुत जीव रहते हैं, वो भी मर रहे थे। और पानी तो प्रदूषित हो ही रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई आपकी ज़रूरत कुछ की है, उसके चलते आप इतना सारी हत्या कर रहे हो, इतनी जीव हत्या हो रही है, तो ये सही नहीं है। यह देखकर लेखक ने अनुभव किया कि अणु बम के द्वारा असंख्य लोगों को व्यर्थ ही मारा जा रहा है। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम भी इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो देखा, अब अगर हम बात करें परमाणु बम की, तो वो जो गिराया गया वहां पे भी देखिए हजारों लाखों लोग मार दिए गए थे। अब 2 शहरों में गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी, अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो भाई लाखों लोग मरे थे, पूरे के पूरे शहर निस्ते नाबूद हो गए थे, और उसके बाद भी लोगों ने कितने कष्ट सहे थे। तो ये आपको बताता है कि इस तरीके से कोई भी बम, चाहे अणु हो चाहे परमाणु बम हो, ये विनाश ही फैलाता है। प्रश्न संख्या 17 है, अगेय जी अपना परिचय देते समय विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? अगेय जी खुद रसायन विज्ञान के विद्यार्थी रहे, यानी कि उन्होंने जो है केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। अब केमिस्ट्री पढ़े होने के कारण वो विज्ञान को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अपना परिचय देते समय उन्होंने क्या कहा, देखिए। अगेय जी कहते हैं कि वह विज्ञान के विद्यार्थी रहे, उनकी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई, यानी कि वो रेगुलर उसी विषय में करते थे। अणु क्या होता है, कैसे मैं रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा जहां अणु का भेदन संभव हुआ, यानी कि अणु को भी भेदन अगर किया जाए तो वो क्या बनता है, परमाणु बनता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई वो जानते थे कि भाई इस अगर ये परमाणु बम विस्फोट होता है तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। रेडियो धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, यह सब पुस्तकीय व सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को था। अब जैसे हम सभी ने साइंस पढ़ा है, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ चुकी हूँ, तो आप हम ये कहेंगे कि भाई अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उसके रिएक्शन से अगर विस्फोट होता है तो उसके बाद क्या होता है, मनुष्य के ऊपर इसका रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से वहाँ जो है प्राकृतिक बदलाव होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ एक पुस्तकीय ज्ञान था। अब इसको समझिएगा, चूंकि हमने इसे पढ़ा है पुस्तक से, इसलिए पुस्तकीय ज्ञान है। लेकिन अगर हम बात करें हिरोशिमा और नागासाकी के लोग जो इस विस्फोट के बाद बच गए, उन्होंने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उन्होंने ये सारी चीजें खुद अपनी आंखों से देखी। अब लेखक जब वहां गए तो उन्होंने भी ये सारी चीजें वहां पर जाकर देखी और अनुभव करी। तो ये फर्क है, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं और जो चीज़ें हम देखते हैं, इनमें फ़र्क होता है। जैसे इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं कि भाई आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकल करके देखिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। प्रश्न संख्या 18, आलसी लेखकों की प्रवृत्ति पर एक टिप्पणी लिखें। अब आलसी लेखकों के बारे में हमारे लेखक ने जो टिप्पणी करी है, पहले हम वो आपको चैप्टर में बता देते हैं, फिर आप टिप्पणी करना। उन्होंने क्या कहा कि कुछ लेखक ऐसे होते हैं कि जब तक उन्हें बाहरी दबाव ना पड़े तब तक वो लिखते ही नहीं, यानी कि उनको प्रेशर देना जरूरी। कुछ लोग तो क्या होते हैं, भाई आंतरिक अनुभूति हुई, कोई चीज महसूस किया, उन्होंने उसे रचना कर दी। लेकिन कुछ लेखक ऐसे होते हैं कि उन्हें जब तक बाहरी दबाव नहीं दो वो लिखने को तैयार नहीं होते हैं। अब इनको उन्होंने तुलना किससे करी थी कि सुबह के समय हम अलार्म लगाकर, जब हम अलार्म लगा के सोते हैं तो सुबह के समय अक्सर क्या होता है कि हम अलार्म से पहले उठ जाते हैं। तो जो लोग सजग हैं, आलसी नहीं है, वो तो अलार्म अगर बजने से पहले उठ गए तो वो बिस्तर छोड़ देंगे और अलार्म बंद कर देंगे। लेकिन जो लोग आलसी हैं वो क्या करेंगे, वो अलार्म बजने तक बिस्तर में पड़े रहेंगे कि नहीं ठीक है पहले अलार्म बज जाए फिर हम उठेंगे। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर में जो दिया था। अब आपको देखिए क्या लिखना है। आलसी लेखकों की प्रवृत्ति उन व्यक्तियों की तरह है जो सवेरा होने पर जग तो जाते हैं,
किंतु तब तक पड़े रहते हैं जब तक उन्हें उठाया ना जाए। क्या करें? जब तक उन्हें उठाया ना जाए वो पड़े रहते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी लेखक होते हैं कि जब तक उनसे कहा ना जाए वे लिखते नहीं हैं। जब से कहा ना जाए कि भैया नहीं लिखो, संपादक कहेगा, आर्थिक जरूरतों की, तब तक वो नहीं करेंगे। वे अपने भीतर की विवशता को तब तक प्रकट नहीं करते जब तक बाह्य दबाव ना पड़े, यानी कि उन्हें जब तक बाहरी प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वो लिखने को तैयार नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है, अनुभूति यानी कि जब हम अंदर तक किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसके कारण हमारे अंदर बहुत छटपटाहट पैदा होती है, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। यानी कि कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम बुद्धि स्तर पर देखते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे आप लोगों को बात करते सुना होगा, मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही है, मेरा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। यही चीज़, ये चीज़ कह रही है कि जब हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं वो, और जब हम उसे दिमाग से सोचते हैं वो, ये दोनों कहीं ना कहीं अलग होते हैं, आगे की बात है। और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। हम क्या करते हैं, जब उन दोनों में हम तर्क करने बैठते हैं, नहीं कि अगर भाई ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक भिखारी देखा जो बेचारा बहुत उसको चोट लग गई है, दर्द से तड़प रहा है, उसके पास खाने को भी नहीं है, तो आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं और उसकी मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ, कुछ इसको पैसे दे देता हूँ, कुछ खाने को दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरी, ये आपका दिल कर रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपकी अनुभूति है कि आप उस गरीब भिखारी के दर्द को समझ रहे हैं और अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपका दिमाग क्या कहता है आजकल की चालबाजी को देखते हुए, नहीं, ये भिखारी नाटक कर रहा है, ये हमसे पैसे निकलवाना चाहता है, ये हमसे चीजें ले रहा है, इसलिए ये नाटक कर रहा है। ठीक है, ये होती है अनुभूति। जब हम किसी के दर्द को देखकर कहें लेकिन हमारा दिमाग कुछ अलग कहता है, हमारा दिमाग क्या करता है, वो प्रैक्टिकली लाइफ को देखता है कि उसने देखा है कि भाई आजकल लोग बेवकूफ़ बड़े उससे बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, एक हमारी जो फीलिंग है, हम जो महसूस कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हम आसपास देखते आ रहे हैं, लोगों की चालबाजियों को देखते आ रहे हैं, तो वो हमें ये करने से रोक देती है। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहा है। अब देखिए, क्वेश्चन जो पूछा वो तो मैंने आपको समझा ही दिया कि वो क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने इस चीज को कैसे व्यक्त किया है, देखिएगा। जब परमाणु विस्फोट हुआ तो वो एक रसायन विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो उनको ये चीज पता थी कि भाई ये विस्फोट क्या है, कैसे होगा, इसके बाद के इफेक्ट्स क्या होंगे, ये चीजें उन्होंने पढ़ी थी। तो जब लेखक ने कहा कि लेख लिखिए, तो उन्होंने लेख लिख दिया। ये उनकी बौद्धिक, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से ये सारी चीजें सोची। लेकिन जब वो हिरोशिमा गए, क्या हुआ, जब वो हिरोशिमा गए तो फिर वहां पर उन्हें वो अनुभूति हुई कि वाकई विस्फोट कितना भयानक था। अब उनको दिल से ये चीज फील हो रही, क्योंकि जब उन्होंने लेख लिखा था तब वो उस चीज को दिल से महसूस नहीं कर रहे थे, वो अपनी बुद्धि से उन्होंने लेख लिखा था। लेकिन जब हिरोशिमा गए तो हिरोशिमा में उन्होंने वो सारी चीजों को महसूस किया, अनुभव किया, यानी कि उनको वो अनुभूति हुई, और तब वो इतना ज्यादा अपने दिल के हाथ विवश हो गए कि वो अपने अब क्या, जो चीजें उन्होंने महसूस करी वो उनको अंदर से छटपटा रही हैं कि इतना ज्यादा क्या कहते हैं, जीव विनाश हुआ, इतना लोगों को तकलीफ हुई, इतना भयानक विस्फोट था। ये चीज उन्होंने तो वहां जाकर महसूस करी। अब वो अंदर से उनके अंदर छटपटाहट शुरू हुई कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है, कितने लोगों को तकलीफ हुई होगी, कैसे क्या हुआ होगा, कितना भयानक होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको अंदर से विवश करने लगी, बहुत परेशान करने लगी। अब इस विवशता, इस बेचैनी, इस परेशानी से, छटपटाहट से छुट्टी पाने के लिए कि छुटकारा मुझे पाना है, मुझे इस छटपटाहट से, तो अब वो अपने दिल के उद्गार उनके लिए निकालना जरूरी है। तो अब चूंकि वो एक लेखक है तो उन्होंने उस पर एक कविता लिख के अपने दिल की सारी बातों को बयां कर दिया। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई लिखना नहीं जानते हैं, तो वो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उनके बहुत करीब हो, तो वो अपनी दिल की बात को कहकर निकाल देते हैं, है ना। हर व्यक्ति के अपने दिल की बात को बयां करने का तरीका अलग अलग होता है। आगे को विज्ञान का नियमित छात्र होने के कारण विज्ञान की जानकारी थी। हमने कहा ना कि वो साइंस स्टूडेंट थे तो उन्हें सब चीजें आती,
पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान था कि कैसे रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है, अणु भेदन संभव है और रेडियोधर्मिता से क्या प्रभाव होते हैं। यानी कि बेसिकली उन्हें ये पता है कि भाई एक बम, एक अणु विस्फोट कैसे होता है, अणु का भेदन करो तो किस तरीके से परमाणु बनता है, और उसमें भी अगर रेडियोधर्मिता हो जाए, मतलब जब वो विस्फोट हो जाए तो रेडिएशन, रेडियोधर्मिता मतलब रेडिएशन किस तरीके से इफेक्ट डालता है, ये सारी चीजें उनको पता थी। और जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो अज्ञेय ने समाचार पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों के बारे में पढ़ा और विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति लेखक के मन में विद्रोह हुआ। उसने उस पर एक लेख लिख डाला। अज्ञेय ये मानते हैं कि लेख तो लिखा, परंतु उसमें अनुभूति से उत्पन्न जो विवशता होती है वह शब्दों में स्वयं ही निस्तृत थी। हमारे लेख में उसका अभाव था। यानी कि उन्होंने ये माना कि मैंने ये जब सारी खबर पढ़ी तो मैंने एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते लेख तो लिख दिया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक हमारा जो टच होता है, दिल का टच होता है, जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभाव था। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने ना कभी इस चीज़ों को देखा था, ना कभी इससे पहले कोई परमाणु विस्फोट हुआ था कि उसके असर को उन्होंने देखा हो, पढ़ा हो, कुछ नहीं। इसलिए उनकी जो अनुभूति थी वो मिसिंग थी। उन्होंने सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान जो था उस पर ही उन्होंने लेख लिख दिया था। लेखक द्वारा लिखी गई हिरोशिमा कविता अनुभूति से की पीड़ा थी। यानी कि उन्होंने वाकई वहां जाकर उस दर्द को महसूस किया था जो लेख में नहीं हो सकती थी। लेख में क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि तब तक उन्होंने वो हिरोशिमा का जो विस्फोट था उसे अनुभव ही नहीं किया था, क्योंकि वह स्वयं अनुभूति भोक्ता की पीड़ा नहीं थी। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है कि अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की होती है और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। यानी कि हम जब किसी चीज का अनुभव करते हैं तो वो हमारी बुद्धि की तर्क संगति से अलग ही होती है। हमारी बुद्धि कुछ कहती है और अनुभव तो हम दिल से करते हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। और इन दोनों पे अगर हम दिल के हिसाब से तर्क रखें तो अलग होगा, दिमाग के हिसाब से तर्क रखें तो अलग होगा। दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अणु बम के विस्फोट के प्रभाव को देखकर भी लेखक ने तत्काल कुछ क्यों नहीं लिखा? अब आप बताइए कि जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने अस्पताल में रोगियों को भी देखा, जो क्या कहते हैं, जो पीड़ित थे उससे। फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने पत्थर पे बनी वो भाप से उड़ी हुई व्यक्ति की आकृति को भी देखा, सब कुछ देखा। वो चाहते तो वो वहीं हिरोशिमा में ही उसको जो है लिख सकते थे ना, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने हिरोशिमा में ही उस कविता को नहीं लिखा? वो वापस भारत आए और भारत में आकर उन्होंने इस कविता को लिखा। इसका रीजन क्या था? देखिए क्या, अज्ञेय ने हिरोशिमा में हुए अणु बम के विस्फोट के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा, फिर भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि लेखक की अनुभूति में थोड़ी कसर थी और अनुभूति के अभाव में लेख लिखने से उनकी सार्थकता नहीं आती जितनी अनुभूति होती है। यानी कि देखिए उन्होंने क्या कहा कि जब वो वहां हिरोशिमा में थे, उन्होंने देखा, उन्होंने उसे महसूस किया, लेकिन अभी भी वो अनुभूति यानी कि दर्द या विवशता या बेचैनी के उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे तो कि वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते। कहते हैं ना, अब कोई चीज होती है, जैसे आपको है खाना रखा गया, अब खाना आपको रखा गया, एक रोटी खा लो तो, लेकिन क्या होगा, आपका पेट एक रोटी से तो नहीं भरेगा, आप बहुत भूखे हो तो 2 रोटी 3 रोटी की जरूरत पड़ेगी। तो आपके सामने तो सिर्फ एक रोटी रखी गई है। कितनी रखी गई है? एक रोटी रखी गई। अब एक रोटी मतलब क्या है कि अभी आपका पेट खाली है, अब आपको 2 रोटी मिलेगी तो और भरेगा, 3 रोटी मिलेगी तो और भरेगा, फिर पूरा भर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी एक चीज होती है। उसी तरीके से अनुभव के साथ होता है। जब उन्होंने वहां जाकर ये सारी चीजों को देखा तो अभी भी वो मन से वो सारी चीजों को इतना ज्यादा विवश नहीं हुए थे कि वो सारी विवशता वो कविता में निकाल सकते। अब क्या होता है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, तो हमारा अनुभव, हमारी अनुभूति यानी कि अंदर की विवशता धीरे धीरे कैसे बढ़ती, हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, फिर उसमें सोच में उलझते जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा विवश हो जाते हैं कि हमारे मन की छटपटाहट बढ़ जाती है और उसको बयां करना चाहते हैं।
तो जब तक वो हिरोशिमा में थे तब तक उनकी अनुभूति उस स्तर तक नहीं पहुंची थी कि वो बहुत विवश हो जाएं और कविता लिख दें। लेकिन जब भारत में पहुंच गए, क्योंकि उसमें अब टाइम मिला उनको, टाइम मिलने से क्या हुआ, वो उस बारे में चीज़ों को सोच रहे थे, सारी चीज़ें समझ रहे थे, तो उससे उनके अंदर का दर्द और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। प्रश्न संख्या 21 है, हिरोशिमा यात्रा पर लेखक ने क्या अनुभव किया बताइए। अब ये वैसे तो हमने ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से देखो तो करा दिया है, मगर अलग अलग टुकड़ों में कराया है। हिरोशिमा गए तो वहाँ अस्पताल गए, फिर उन्होंने रोड पर जो चीज़ें देखी, वो मनुष्य की आकृति देखी, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको अलग अलग क्वेश्चन में बताई। अब उसी को एक में करके आपको यहाँ लिखना है कि उन्होंने किस तरीके से उनकी यात्रा रही। लेखक अब तक तो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हिरोशिमा में हुए अणु बम विस्फोट का अनुमान लगा रहा था, क्योंकि भाई उन्हें ये अंदाजा था कि भाई ऐसा होगा, उसी हिसाब से वो अंदाजा लगा रहे थे कि जब विस्फोट हुआ होगा तो ऐसा इफेक्ट होगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। अखबारों में भी इसके प्रभाव को पढ़ रहा था, किंतु जब जापान गया तो हिरोशिमा भी गया। उसने विश्व युद्ध के समय अणु बम द्वारा मचाई गई तबाही का दृश्य देखा। फिर उन्होंने वहां जाकर देखा कि एक्चुअल में इसका क्या असर हुआ है। उसने अस्पतालों में पड़े उन आहत लोगों को देखा जो रेडियम से आहत कष्ट भोग रहे थे। इस तरह लेखक ने हिरोशिमा पर अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष अनुभव किया। वो वहां गए, वहां पर सारी चीजें उन्होंने देखी और तब उसे अनुभव किया था। एक होता कि सिर्फ हमें पढ़ लेना, और एक होता है कि हम उसको चीज को वाकई एक्सपीरियंस कर लें, तो वो उन्होंने वाकई एक्सपीरियंस किया। प्रश्न संख्या 22 है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि भीतरी विवशता क्या होती है। भीतरी विवशता ये होती है कि जब हम किसी चीज का अनुभव, किसी भी चीज को हम बहुत डीपली फील करते हैं, किसी के दर्द, किसी की तकलीफ, कोई पीड़ा, हम उसकी पीड़ा हम अपने अंदर महसूस करने लगें, ठीक है, और फिर उस पीड़ा से इतना ज़्यादा द्रवित हो जाएं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएं कि हम अंदर ही अंदर छटपटाने लगें, वो होती है हमारी विवशता। क्योंकि हर व्यक्ति उस विवशता से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि वो अंदर से जितना बेचैन रहेगा उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। लेखक के साथ भी यही हुआ था। जब वो हिरोशिमा से लौट कर आए थे तब तक उनके अंदर की छटपटाहट बढ़ गई थी। अब वो छटपटाहट और विवशता से छुटकारा पाने के लिए ही उन्होंने हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। किसी भी दृश्य या घटना को देखकर या सुनकर मन के भीतर जो झटपटाहट होती है वही भीतरी विवशता है ना। समझ में आया? मैंने कहा ना, कोई भी चीज देखकर या सुनकर हम अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन हो जाए तो वो होती है हमारी भीतरी विवशता। जब तक कवि या लेखक उसे अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए हिरोशिमा पर लिखी ये कविता की चर्चा की है। अब देखिए, आप में से बहुत से बोलोगे भाई वो तो लेखक थे, उन्होंने अपने अंदर की छटपटाहट को बयां कर दिया। अब आप भी दिन में 1 या 2 बार इस तरह की छटपटाहट को झेलते ही होंगे। कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, तो आपको लगता है कि वो चीज हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांट दें कि हम बस किसी तरीके से हमारे मन के अंदर का गुबार निकल जाए। अब उस मन के अंदर के गुबार को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? अब आप लिखना नहीं जानते, सिंपल ऐसा समझना, आप लिखना नहीं जानते, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जो आपके बहुत करीब हो, आपको समझता हो, तो आप उससे अपने मन की इस बात को शेयर कर दोगे। प्रश्न संख्या 23 है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन की समुचित जानकारी होना आवश्यक है जिससे आपदा के समय आप अपना और समाज का बचाव कर सकें। विद्यालय से आपदा प्रबंधन के विषय में मिली जानकारी का आपदा के समय आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जो डिजास्टर्स होते हैं वो बिना बताए आते हैं। अब चाहे युद्ध में बम विस्फोट हो, चाहे भूकंप हो, चाहे आपका क्या कहते हैं किसी भी तरह का एवलांच हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें एकदम से आती हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो ज्वालामुखी के करीब हैं, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ज्वालामुखी के करीब हैं, हाँ,
तो अब वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स होती हैं जो सभी को इस चीज़ के बारे में प्रशिक्षण भी देती हैं। अब मान लीजिए विस्फोट के करीब वो ज्वालामुखी पहुंचता है तो आए दिन उसमें भूकंप आना शुरू होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एकदम से विस्फोट हो जाए तो आप क्या करोगे, इस बात का प्रशिक्षण इस तरह की आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा किया जाता है। और वो स्कूलों में और क्या कहते हैं बहुत सारे रिहायशी इलाकों में सारे। अब जैसे जापान है, आप जापान को जानते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ है, तो वहाँ साल भर में लाखों भूकंप आते हैं। कुछ छोटे होते हैं कि जिन्हें महसूस भी नहीं किया जा सकता, कुछ बड़े होते हैं हल्के फुल्के झटके होते हैं जिन्हें महसूस कर, और कभी कभी तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर इस तरह की आपदाएं आने की बहुत ज़्यादा आशंकाएं होती हैं, वहाँ पर हर जगह लोगों को इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब भारत में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ भूकंप आते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर बहुत कम लागू होती हैं, लेकिन तब भी कुछ जगह पर कुछ जो रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं उन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण अपने स्टाफ को अपने स्कूल्स में सभी जगह प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब अगर आप बताइए कि अगर आपने इन सारी चीज़ों से क्या सीखा है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। आपदा के दौरान और बाद में भी पड़ोसी या समुदाय के लोग ही सबसे पहले जवाबी कार्रवाई करते हैं, ये बात तो सही है। मान लीजिए अगर कुछ हुआ है और हमारा पड़ोसी को उससे फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा नहीं हुआ, तो वो पड़ोसी दूसरे की मदद करता है। हम अब चूंकि हम उस एरिया में रह रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करना शुरू करते हैं। हम सही हैं तो हम दूसरे की मदद करेंगे। स्थानीय प्रशासन तथा गैर सरकारी संगठन तो बाद में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं। अब आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। ठीक है, आप जैसे रिसेंटली अभी शायद मैंने 2-3 दिन पहले देखा था इनटू द स्टॉर्म। अब उसमें आपने देखा कि जब स्टॉर्म बहुत ही बड़ा, जिसे हम F5 क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं, वो था। उसके चलते क्या हुआ, वो जहां से जा रहा था वहां सब जगह डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसके बाद आपने नोटिस किया जहां से निकल जा रहा था वहां पे जब लोग बाहर आ रहे थे अपनी जगहों से तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे ना। तो यही चीजें आपको बताई जा रही हैं कि हमेशा पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करता है, प्रशासन तो बाद में आता है। जीवन रक्षा और भावी चोटों को कम करने के लिए आपदा से पहले और बाद में कुछ घंटे अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इस जगह कुछ आने वाला है या कुछ ऐसा होगा, तो उससे पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ एकदम से बहुत कम आती है, धीरे धीरे बढ़ता है पानी, हमें पता है कि हमारी जगह पर आ जाएगा। तो मोस्टली जो लोग पानी में डूबने से बचते, मान लीजिए जो बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, वो अपने खाने पीने इन सारी चीज़ों की जुगाड़ करके रखते हैं कि मतलब मान लीजिए हफ्ते 10 दिन का राशन पानी सारी अपनी नीड्स जो है वो अपना तैयार करके रख लेते हैं। तो ये होता है आपदा के आने से। अब कुछ आपदाएं तो भाई चलिए हमें पता है कि भाई धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कुछ तो एक बैक आती है ना, तो उनकी तो आप तैयारी पहले से नहीं कर सकते हो। तो जो पहले पता है कि धीरे आने वाली है तो उनकी तैयारी कुछ घंटे पहले आप कर लोगे। कुछ आपदा निकल जाने के बाद हमें, क्योंकि अब उसके बाद लोगों को चोटें लगती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, फिर प्रशासन मदद करता है। यही स्थिति है जब हम विद्यालय में सीखे गए आपदा प्रबंधन के उपायों का प्रयोग करें। अब विद्यालय में जो चीजें सिखाई गई हैं वो हमें उस जगह इंप्लीमेंट करनी है। इस विषम परिस्थितियों में हमें हताश नहीं होना चाहिए तथा तुरंत अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग कर सुरक्षित उपाय करने चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं कि सामने मुसीबत देखकर पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं, पहले ही परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान नहीं होना है, अपने आप को सेटल डाउन रखिए उस परेशानी से लड़ने के लिए, क्योंकि आप अगर परेशान होंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले उस परेशानी से आपको परेशान नहीं होना है और बिना परेशान हुए काम करना है। आपदा प्रबंधन में बताए गए विभिन्न नियमों पर अमल करना चाहिए तथा स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा में तत्पर रहना चाहिए। अब याद करिए, आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था इस जल प्रलय में। उसमें लेखक क्या था, आपने देखा था ना, लेखक बाढ़ पीड़ितों की मदद करने भी जाता था अपनी स्काउट टीम के साथ में, है ना। तो वो क्या था, उनको ये प्रशिक्षण दिया गया था, तब तो वो मदद करने के लिए जा रहे थे, है ना। तो उसमें अपनी सुरक्षा भी रखनी है और साथ साथ
दूसरों की मदद भी करनी है। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार, खोज और बचाव, आग बुझाने में प्रवीण व्यक्ति इत्यादि से तुरंत संपर्क कर आपदा प्रभावित लोगों के लिए सहायता मांगनी चाहिए। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपदा किस तरीके की है। जिस तरह की आपदा है उसी तरीके से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को हमें लगाना होता है। प्रश्न संख्या 24 है, हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं विज्ञान के दुरुपयोग को दर्शाती हैं। विज्ञान एक ओर हमें सुविधा संपन्न बनाता है तो दूसरी ओर हमारे लिए एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। स्पष्ट कीजिए। बात सही है। 1945 में हुए ये विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी पे, इन्होंने पूरी सिटी खत्म कर दी थी और उसके बाद के भी आफ्टर इफेक्ट आज तक लोग झेल रहे हैं। तो ये एक तरीके से विज्ञान का दुरुपयोग था। विज्ञान क्यों आया? विज्ञान हमारी सुविधा के लिए आया, हमारे कामों को आसान बनाने के लिए आया, जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हैं उन्हें प्राप्त कराने के लिए आया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका दुरुपयोग भी होने लगा। मतलब लोगों ने विनाश के साधनों को बनाना शुरू कर दिया और ये विनाश के साधन जब उपयोग में लाए गए तो महाविनाश हुआ। अब आप ये आपसे पूछा, ये चीज तो मैंने आप लोगों को बताई कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी में सन 1945 में ये परमाणु विस्फोट हुए थे जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये क्या हुआ, ये विज्ञान का दुरुपयोग है। अब आप बताइए कि विज्ञान हमें सुविधा संपन्न तो बना रहा है, हर एक चीज, जैसे अभी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी विज्ञान है। आपके हाथ का मोबाइल हो, घर का फैन हो, आपकी घर की लाइट हो, कुछ भी हो, हर जगह विज्ञान लगा हुआ है। तो विज्ञान किस लिए था? हमारी सुविधा के लिए था, सुविधा संपन्न बनाता है। तो दूसरी ओर हमारे लिए एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। स्पष्ट कीजिए। अब वो हमारा खतरा कैसे बन रहा है, अब आपको ये बताना है। देखिए, विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं कि उसने हमें सुविधा तो दी है लेकिन कहीं ना कहीं हद तक कामचोर भी बना रहा है। एक मतलब ये तो बहुत ही वो चीज है। लेकिन महाविनाश कैसे हो रहा है? आप एट प्रेजेंट अभी आप देखोगे तो विश्व में कई जगह युद्ध छिड़े हैं ना। उन युद्ध के चलते शहर के शहर निस्तेनाबूद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कितनी जान माल जो है वो जा चुकी है ना, कितनी जानें जा चुकी हैं, कितना नुकसान हुआ है। हाँ, मैं इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को उन्नति के चरम शिखर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है, हम इतनी जो प्रगति कर रहे हैं उसमें 99% हाथ किसका रहा है? साइंस का रहा है, विज्ञान का रहा है। तरह तरह के आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन में एक नई क्रांति ला दी है। अब नई क्रांति हम क्यों बोलेंगे कि भाई चीजें हमारे लिए तेजी से बदली। पहले हम लोग, अब सिंपल जैसे हम लोग हैं किचन में काम करते हैं, क्या होता था? पहले तो चूल्हा जलता था, चूल्हा जलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज तो घर में पहुंचो, गैस ऑन करो, लाइटर टिक टिक जल गया। पहले क्या होता था? लकड़ी लाओ, गोबर लाओ गोबर के पड़े कंडे लाओ, कोयला लाओ, तब जाके चूल्हे में लगाओ, जलाओ, उसको जलाने में टाइम लगे, फिर उसके ऊपर कोई बर्तन चढ़ता था। लेकिन आज कितना आसान है, आप बैठ किचन में पहुंचिए, टक टक, ठीक। मसाला पीसना है, सिलबट्टा निकालो, पहले मसाला पीसो, सब करो, दिमाग खराब। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? आप देखिए क्या हुआ। हमें मिला कि नहीं मिला? हमें मिक्सी मिल गई, आजकल हैंड ब्लेंडर है, सब कुछ है। बिना बिजली से चलने वाले आपके क्या कहते हैं, बैटरी पे चलने वाले हैं। मोबाइल चार्जर से आप अपना क्या कहते हैं हैंड ब्लेंडर चार्ज कर लीजिए। आप फ्लाइट में ले जाइए, आप ट्रेन में ले जाइए, ट्रैवलिंग के दौरान लीजिए, हर चीज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। परंतु दूसरी ओर ये हमारे लिए बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। इसने मानव के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। युद्ध के विनाशकारी उपकरण ने जीव जगत को जीना मुश्किल कर दिया। आज के समय में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास परमाणु बम ना हो। सबने परमाणु बम बना लिए हैं, सबके पास, पर सभी देशों के पास है। सोचिए अगर युद्ध छिड़ जाए और इन परमाणु बमों का इस्तेमाल हो जाए तो क्या इस धरती पे एक भी जीव बचेगा? कोई नहीं बच सकता। जब अभी तक की हिस्ट्री में 2 परमाणु बम गिरे, उन्होंने पूरे के पूरे शहर निस्तेनाबूद कर दिए, खत्म कर दिए। अब अगर उन परमाणु बमों का इस्तेमाल हो जाए जो आज की हर एक कंट्री के पास है, तो पृथ्वी पर तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा था तब उसके परावर्ती प्रभाव भी देखने को मिले, यानी कि उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स
गिरने के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स जो सालों तक रहे, प्रभावों का ऐतिहासिक प्रभाव भी सामने आया। यानी कि ऐतिहासिक ऐसे प्रभाव जो इतिहास में दर्ज किए गए, क्योंकि उससे पहले कभी कोई विस्फोट हुआ ही नहीं था। तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि अगर इस तरह के विस्फोट होंगे तो इसके बाद के असर क्या होंगे, कब तक रहेंगे। मतलब आप मान लीजिए कि जब परमाणु बम हुआ तो उस समय वो बच्ची पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब एक बच्चा जो है पैदा भी नहीं हुआ था, अपने माँ के पेट के अंदर था। फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ, वो बड़ी हो गई, फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके अंदर डिफिशिएंसी थी उस परमाणु बम की। अब सोचिए, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के अंदर भी वो सारी चीजें देखी जा रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रीदिंग के थ्रू अंदर गई थी, कुछ भी चीजें हुई थी। तो वो क्या हुआ, वो उस लड़की में नहीं आई क्योंकि वो बच्चा तब तक डेवलप हो चुका था। उसका असर जब उसके बच्चे हुए, उस लड़की के भी लड़की हुई या बच्चे हुए, तो उसके अंदर वो इफेक्ट्स देखे गए। तो वही उन्होंने बोला कि प्रभावों का ऐतिहासिक प्रभाव भी सामने आया। इतिहास में दर्ज ऐसी चीजें सामने आई जो आज से पहले सामने नहीं आई थी। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हैं कि इस तरह के उपयोग नहीं होने चाहिए जो मानव सभ्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दे। अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा उमड़ी थी, उससे यह सीमा एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव विनाश का अनुभव तो कर ही सकता है। आजकल कई देश परमाणु बम इसलिए बना रहे हैं ताकि उनकी विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में प्रसिद्धि बढ़ सके कि हाँ, हम जो है स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास भी पावर है। ये चीज के लिए बना रहे हैं। वे अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए दूसरे देशों पर बम गिरा रहे हैं। ये भी हो रहा है, ठीक है। आपने कई जगह ये देखा, अभी भी आप टीवी खोल लो, विश्व में कई जगह युद्ध चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर बम गिरा रहा है, लोगों की जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। यह विज्ञान का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। मानव सभ्यता के हित में विज्ञान के बढ़ते दुरुपयोग को हर कीमत पर रोकना ही होगा। अब कोशिश ये करना है कि इस तरह के युद्ध ना हो। आप देखिए, वैसे तो आजकल समय चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन युद्ध के स्वरूप अगर देखे जाएं तो पहले आप लोग भाई एक सेना सामने खड़ी, दूसरी सेना सामने खड़ी, तो वो वहीं का वहीं मारकाट हो जाती थी। फिर धीरे धीरे बंदूक आई, अपनी जगह से खड़े होकर दूसरे से कर दो, जो तीर कमान काम करता था। लेकिन धीरे धीरे आया बम आया, ये सारी चीजें क्या हुई, अब इतनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है कि और साथ ही साथ बहुत विनाशकारी होती जा रही है, डेंजरस होती जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों को रोका जाए। प्रश्न संख्या 25 है, विज्ञान का अनावश्यक प्रयोग कितना उचित है? आप इसके दुरुपयोग को कैसे रोकेंगे, अपना विचार बताइए। विज्ञान हमारी सहूलियत के लिए है, इसे बेवजह इस्तेमाल करना कोई तुक नहीं बनता, और वो भी तब जब इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो जरूरी है कि इस तरीके की बेवजह प्रयोग पर हमें पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि हम आने वाले भविष्य को बचा सकें। हिरोशिमा को अणु बम से उड़ाना एक ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण मानवता को हिलाकर रख दिया। यह विज्ञान का निकृष्टम प्रयोग था, यानी कि सबसे निम्न स्तर का प्रयोग था, जिसने मानव सभ्यता के एक अंश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यदि उसका पुनः प्रयोग होता है तो संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने की संभावना है। अब आप ये कैसे कर सकते हो भाई, जब 1945 में परमाणु विस्फोट हुआ था तो वो बम बहुत कम डेंसिटी का था, अब तो उससे भी ज्यादा पावरफुल बम बन चुके हैं, और अगर अब इसका इस्तेमाल होता है तो समझ लीजिए मानव सभ्यता ही जड़ से खत्म हो जाएगी। विज्ञान के दुरुपयोग के क्षेत्रों का विस्तार कर लिया गया है। अब यह केवल सुख सुविधाओं का आधार नहीं रह गया है, अपितु विज्ञान के बढ़ते हुए दुरुपयोग से बढ़ती हुई भ्रूण हत्याएं। अब देखिए कितना टेक्नोलॉजी है ना, पेट में ही पहले बच्चे को देख लिया जाता है, उसको पेट में ही मार दिया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए निर्मित हथियारों का आतंकवादियों द्वारा निर्दोषों की हत्या के लिए प्रयोग में लाना। अपने देश की सुरक्षा के लिए फौज जो हथियार बनाती है, उन हथियारों को आतंकवादी अपने कब्जे में लेकर निर्दोष लोगों को मारते हैं।
आत्महत्या के विविध कीटनाशकों का प्रयोग इत्यादि। अब इसका कहाँ हो रहा है? अब देखिए, हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले याद करिए थोड़ा सा, चलिए आप लोगों को नहीं याद होगा, आप अपने दादा दादी के पास जाइए या नाना नानी के पास जाइए, उनसे कहिए कि आप एप्पल कैसे खाते थे। सिंपल सा एक चीज पूछना, आप एप्पल कैसे खाते थे? वो कहते थे मैं एप्पल लेता था, धो लेते थे और बस समूचा खा लेते थे। लेकिन आप आज के समय में एप्पल कैसे खा रहे हैं? आप एप्पल लेते हैं, उसके पूरे छिलके को आप पील करते हो, तब उसके स्लाइस करके खाते हो। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर एक सब्जी, हर एक चीज़ के ऊपर वो पेस्टिसाइड है, जिसकी वजह से हमें उसके आवरण को हटाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवरण हटा देने से उसके इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। भाई वो पेस्टिसाइड अभी तक सब्जियों के अंदर जा चुका है और आज हमारे शरीर पे लॉन्ग टर्म ही सही मगर असर डालता है। अब ये बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में डेवलप, इसका सबसे आप देख रहे हो कैंसर जैसी बीमारी आजकल आम होती जा रही है और आज तक उसका इलाज नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि हम इतने तरह की, आप क्या कहते हैं, वो जिन्हें हम खाद कहते हैं वो डालते हैं, जिनमें यूरिया आप देख सकते हैं, कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो ये सभी ना, कभी सारी चीजें तो हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमारे शरीर में तो असर आएगा ही आएगा, जो आज समाज को अस्थिर करती है। एक संवेदनशील पुरुष नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ने वाले उत्तरदायी कारकों को रोकना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रदूषण को रोकना है, क्योंकि अगर ये प्रदूषण रुकेगा तो इसके अलावा आप, और क्योंकि भाई प्रदूषण भी क्यों हो रहा है? विज्ञान के कारण ही हो रहा है। भाई ये गाड़ियों के कारण प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी विज्ञान के कारण ही है। विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए हो, यह सुनिश्चित करना होगा। विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्व संतान की लिंग की जानकारी कर लेते हैं। भाई विज्ञान का तो बच्चे के पैदा होने से पहले पेट में ही पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है, और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं। अगर पेट में बच्चा लड़का, एक लड़की है, तो उसे वही पेट में ही मार दिया जाता है, जिससे सामाजिक विषमता या लिंगानुपात की असमानता आ रही है। इससे क्या हो रहा है? समाज में असमानता आ रही है, लड़कों की तादाद बढ़ रही है, लड़कियों के अनुपात घट रही है, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं। अतः इस असमानता को रोकना होगा। आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के हाथ में देश की सुरक्षा के लिए बने हथियार नहीं पहुंचने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। टीवी रेडियो पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों पर रोक लगानी होगी, जो बच्चों की मानसिकता पर फर्क डालती है, जो आगे चल के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे समाज का पतन ना हो। विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह बात जन जन तक पहुंचानी होगी। यह ध्यान रखिए, हमें उसे अपना सेवक बना के रखना है, अपना स्वामी नहीं बनाना है, क्योंकि ये अगर हमारे ऊपर हावी हो गया तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो ये था हमारा, जो आपने बुक पढ़ रहे थे, कृतिका भाग 2 का अंतिम अध्याय। तो अभी तक हमने अपनी दोनों पुस्तकों के जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी को हल कर लिया। आपने अच्छे से सारी चीजें समझ ली, सब कुछ कर लिया। अब थोड़ा सा हम पॉज लगाएंगे, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th कोर्स बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी 2 बुक्स के। फिर उसके बाद हम पैरेलल आप लोगों के जो PYQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे व्याकरण की। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे कोर्स ए के स्टूडेंट्स, क्योंकि अब बारी है कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे थोड़े से गैप के बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।